Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about immunity. यूनिट 4 माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट यूनिट, जिससे आज हम लोग वन शॉट में देखेंगे। इससे पहले इम्यूनिटी का हर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और बड़ा टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का आईएनसी वाला सिलेबस। जितने भी टॉपिक है सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे पहले कर भी चुके हैं। तो इसमें सिर्फ रिविजन के लिए होगा। क्या क्या डिस्कस करेंगे? इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, सेरोलॉजिकल, जितना भी टॉपिक है एक एक करके हम लोग देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। जो लोग चैनल पे नए हो, मेरा जनरल रिकमेंडेशन है, ये यूनिट 4 लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3 से 4 भी हर एक को हम लोग हर एक टॉपिक को देख चुके हैं। आप देख सकते हो, अलग प्लेलिस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। वहाँ से जाके आप हर एक वीडियो को देखकर माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो। ये बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम में 37 मार्क्स का आता है। बेसिकली 4 ही चैप्टर है, लेकिन बहुत ही डिटेल, सिर्फ 4 ही चैप्टर में हमें हमारा सिलेबस था। हम लोगों ने एक एक करके पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया। इन सब का नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें जितने भी आईएनसी का टॉपिक है सारे टॉपिक इंक्लूडेड होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट होगा। जैसे व्हाट्सएप पे आपको 2 तरह का पीडीएफ मिलेगा। कई लोग जो है मेरा फर्स्ट टाइम, मतलब जब से मैं वीडियो डाल रही हूँ तभी से देख रहे हैं, तो उन लोगों ने खुद का नोट्स बनाया था। तो उन लोगों के लिए 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें आंसर भी है। जब से सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन हुआ है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे आप 1.5 आवर में से टाइम मैनेज कर पाते हो, कैसे हमारे सिलेबस से क्वेश्चन आता है, अगर कॉन्सेप्चुअल भी आता है तो कैसे आता है, उसका आंसर आप कैसे दोगे। जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बताई थी कि फूड पॉइजनिंग आता है। फूड पॉइजनिंग हमारे चैप्टर में कहीं भी नहीं है, लेकिन ये 2025 में बाबा फरीद में पूछा हुआ था, तो कैसे उसका आप आंसर दोगे। तो वो कॉन्सेप्चुअल हम लोग जो पैथोजेनिक में पढ़े थे, स्ट्रेप्टोकोकल जो ऑरियस था, या फिर और जितने भी सिजोलिसिस या फिर टाइफी फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा था, तो वो चीज़ें हम लोग पढ़ने के बाद लिखेंगे कैसे, दिमाग में रहेगा, लेकिन लिखना कैसे वो आपको क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा। तो दोनों पीडीएफ जिनको नीड है ले सकते हो। जो नोट्स बनाते हैं वो आप सिर्फ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो, जिससे एग्जाम में वो हेल्पफुल रहेगा। चलिए, ये इंट्रोडक्शन था जो लोग चैनल पे नए थे उनके लिए। आज का टॉपिक देखते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी में एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब कि जैसे कि एक हम लोग इंडिया अगर कंट्री देखें तो उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। उस सोल्जर्स क्या करते हैं, हमारे इंडिया जो हमारा कंट्री है उसको बचा रहे हैं। जो भी बाहर से कोई भी पाकिस्तानी हो, कहीं से भी कुछ भी हो, उससे हम लोगों को बचा रहे हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं जो हमें बाहरी पैथोजन से बचाते हैं, उससे हमें डिजीज कॉज ना हो, उससे हमें रोक के रखते हैं। यही है हमारा इम्यूनिटी, हमारे बॉडी का नेचुरल फिनोमिना। सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना होगा। इम्यूनिटी ऐसे ही टर्म्स आ जाते हैं। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इस चैप्टर का, वो भी मैं बताऊंगी, कैसे एग्जाम में लिखना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी, सो इम्यूनिटी कुछ नहीं है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हैविंग सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिफेंसेस, रोकने की क्षमता, किस लिए, ताकि अवॉइड कर सके इन्फेक्शन और जो भी अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन। बायोलॉजिकल इन्वेजन क्यों? क्योंकि जो भी पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो भी उसके अंदर तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, तो उनकी इन्वेजन को रोकना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, जो कि मैरियन वेबस्टर के द्वारा देखेंगे। ये बोले हैं कि इम्यूनिटी जो है एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई भी बीइंग, लाइक जो ह्यूमन के यहाँ पे बोला जा रहा है, वो एबल टू रेसिस्ट पर्टिकुलर डिजीज स्पेशली थ्रू अ प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी अवस्था है जहाँ पे कोई भी बीइंग पर्टिकुलर डिजीज से प्रिवेंट खुद को करता है। स्पेशली किस चीज़ को, अगर गया भी तो वो अंदर डेवलपमेंट उसका ना हो उस चीज़ से। साथ ही साथ बाय काउंटर एक्टिंग, मतलब उसके खिलाफ जाना, द इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के इफेक्ट को रोकना, यही है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ भी हम लोग देखें कि सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिफेंस है, ताकि जो भी बायोलॉजिकल इन्वेजन है, अनवांटेड इन्वेजन हमारे बॉडी में, उसको रोके। यहाँ पे भी बोला गया कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम लोग एबल हो पाते हैं, रेसिस्ट कर पाते हैं कोई भी डिजीज कंडीशन। स्पेशली वो चीज़ होता है ताकि हमारे बॉडी में जो डेवलपमेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म गया है उसका डेवलपमेंट ना हो, उसके इफेक्ट को काउंटर एक्टिंग मतलब रोका जाए, उसके खिलाफ हमारा इम्यूनिटी काम करता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इम्यूनिटी को 2 टाइप्स आपको क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स हमारे सिलेबस में है। सो क्लासिफिकेशन टाइप में आप बहुत कंफ्यूज होते हो। क्लासिफिकेशन में इनेट और एडाप्टिव किया जाता है। फिर जो एडाप्टिव का नीचे और इनेट को भी टाइप्स में बांटा गया है, तो वो उसके अलग टाइप होते हैं। इनिट का भी 3 टाइप देखेंगे और एडाप्टिव का यहाँ ही हम लोग देख लेते हैं। एडाप्टिव को ही एक्वायर्ड भी बोलते हैं।
ये क्या होता है, इनेट जो है वो जन्म से ही हमारे बॉडी में रहता है। आप एग्जाम्पल के लिए ऐसा ध्यान रख सकते हो कि मम्मी पापा हमारे लिए इनेट इम्यूनिटी की जैसे कि जन्म से ही है। लेकिन एडेप्टिव या एक्वायर्ड कोई ऐसा आपने बेस्टी बनाया, फ्रेंडशिप बनाया जो आपको अगर अच्छे से रखता है, मतलब कोई भी खतरा से सब बचाता है, तो वो आपने आके लाइफ टाइम एक्वायर्ड किया, तो वो एडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। सो एडेप्टिव जो है वो 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी एक्टिव जहाँ हमारे बॉडी इन्वॉल्व हो, और एक पैसिव जहाँ हमारा बॉडी नहीं इन्वॉल्व हो। एक एक करके हम लोग देखेंगे। आर्टिफिशियल में एक्टिव और पैसिव इसी तरह से आता है। चलिए देखते हैं। सो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी एक इनबॉर्न इम्यूनिटी है जहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बर्थ से ही ये प्रेजेंट रहता है। ये जो है इमीडिएट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो सबसे पहले यही जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। इसमें जो भी एनाटॉमिकल बैरियर हमारा स्किन आता है, म्यूकोसा जो आता है, ये सारे क्या हैं? इनेट इम्यूनिटी। हमारे सेल पे भी जो लैंगरहांस से सब है वो इनेट इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, जन्म से ही रहते हैं। और कोई भी पैथोजन अगर आया तो उसे सबसे पहले मारेंगे। यही जब इनेट हार जाएगा तब एडेप्टिव की जरूरत होगी। नेक्स्ट आता है जो हमारे सिलेबस में टाइप्स। तो इनेट इम्यूनिटी जो कि क्लासीफाई किया गया सबसे पहले इम्यूनिटी को इनेट एंड एडेप्टिव में। अब इनेट का टाइप्स अगर देखिए तो एक स्पेशल इम्यूनिटी आता है, एक रेशियल और एक इंडिविजुअल। देखिए ये क्या है? स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी है वो क्या है कि किसी स्पीसीज को जन्म से ही ऐसा है कि उसे डिजीज नहीं हो सकता। जैसे सर्टेन डिजीज फाउंड ओनली स्पेसिफिक स्पीसीज। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अच्छे समझ में आएगा। साल्मोनेला जो टाइफी वो प्रोड्यूस करता है टाइफॉइड फीवर सिर्फ ह्यूमन में। वही अगर माइस में रहे तो माइस उसके लिए रेसिस्टेंट है, जो कि जन्म से ही है, उनको कोई वैक्सीन ऐसा वैसा नहीं दिया गया। तो ये जो है एक तरह का स्पीसीज इम्यूनिटी को शो करता है, जो कि जन्म से ही एक किसी स्पीसीज में अलग होना। रेशियल इम्यूनिटी सेकंड आता है। इसमें क्या है कि स्पीसीज डिफरेंट रेसेस सो डिफरेंट एक्वायर एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को एक्वायर करने की अलग अलग क्षमता। जैसे कि नेग्रोस एग्जाम्पल के लिए देखें हम लोग, तो नेग्रोस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंट होते हैं। उनको जो मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरियम की वजह से होता है वो हो नहीं सकता। ऐसा क्यों? जब मैं आपको पैथोजेनिक, इस जो लोग देखेंगे उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा सारा वीडियो एंड जो भी पहले वाला चैप्टर है। जब मलेरिया हम लोग पढ़े थे, मलेरिया हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो उसमें क्या हुआ था कि ये पहले लीवर के पास गया था, फिर जो है वह स्पोरोजेट के रूप में जाके आरबीसी को अफेक्ट कर रहा था। तो जो नेग्रोस है उनका ऐसा आरबीसी होता है कि उसमें जाके ये जा ही नहीं सकता, आरबीसी को अफेक्ट कर ही नहीं सकता। तो आरबीसी बस्ट नहीं करेगा तो आगे इसका कुछ ग्रोथ हो नहीं सकता है। सो ये एक तरह का रेशियल इम्यूनिटी है कि ऐसे रेस हैं जो स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन से वो इनेट मतलब जन्म से ही है, रेसिस्ट है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी में क्या होगा कि कई इंडिविजुअल जो है वो वेरिएशन इन रेसिस्टेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ऐसा आप देखो ना कि आप हॉस्टल में रहते हो, मतलब चाहे एक पर्सन घर में रहता है, बोला जाता है कि ये एक हर बार बीमार पड़ रहा है, एक जो है वो तो बीमार नहीं पड़ता। तो इसीलिए अंधविश्वास जैसी भी बातें आती हैं। सो यहाँ पे क्या बोला जाता है, अब एक क्यों नहीं बीमार पड़ रहा है? इसका इनेट इम्यूनिटी ही ऐसा है कि किसी भी पैथोजन को जल्दी से मार देता है और ये बेचारा बार बार बीमार पड़ जाता है। तो इंडिविजुअल में डिफरेंसेस जो होना, कोई रेसिस्ट है, कोई जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहलाता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड। ऐसी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जो कि आप किसी भी इंडिविजुअल, आप हो या फिर मैं हूँ, वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ये इम्यूनिटी आपने डेवलप किया। जैसे आप बेस्ट फ्रेंड बनाते हो तो वो एक तरह का एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड मान सकते हो। स्पेशलाइज, इसमें क्या होते हैं कि स्पेशलाइज सिस्टमेटिक सेल जो है एंड मेमोरी जो है वो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इसमें बी सेल बनेगा, बहुत सारे मेमोरी सेल बनेगी, लेकिन इनेट में ऐसा नहीं होता। जो भी म्यूकोस स्किन है वो तुरंत ही बैरियर के थ्रू रोक देते हैं, या फिर फिजिकल बैरियर इनेट में आता है तो टेम्परेचर को हाई कर देना। और ऐसे सबको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होना कभी भी डिजीज कंडीशन नहीं है, ये पैथोजन को मारने के लिए होता है। तो वो इनेट इम्यूनिटी में आता है। लेकिन यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपने जो लाइफ टाइम जो एडप्ट किया है, जो गेन किया है। सो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर देखें तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या है कि इस टाइप की इम्यूनिटी में जो है बॉडी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी। एक्टिव जब भी बात आती है तो कि मतलब आपको अगर बोला जाए कि ये बंदा बहुत एक्टिव है, मीन्स कि क्या है कि आप काम वाम अच्छा कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जब इन्वॉल्व होगी तो उसे एक्टिव बोला जाएगा। तो ये भी जो है वो 2 टाइप में है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या होगा कि किसी पर्सन मतलब बाहर से लैब वैब में सब में बनाया गया और आपके बॉडी में दिया जाएगा और उसके वजह से उसको देने से आपका बॉडी काम किया, तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो कि वैक्सीन इसका एग्जाम्पल आएगा। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन, जब आपको वैक्सीन हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, तो इस जो वैक्सीन है वो एक तरह का आर्टिफिशियल
एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, बहुत बार एमसीक्यू में आता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि इन द रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीनेशन बॉडी जो है प्रोड्यूस कर लेता है एंटीबॉडी और वही लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कि कोई भी दोबारा अगर पैथोजन, जैसे कि बीसीजी का टीका लगा जो कि टीबी के खिलाफ है, तो अगर वो दोबारा आएगा तो वो हमारा जो एंटीबॉडी बन के रखा है वो उससे तुरंत किल कर देगा। तो ये जो है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें क्या होगा कि इस टाइप की इम्यूनिटी जो है आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब कोई भी आप बाहरी कोई वैक्सीन नहीं लिए थे, नेचुरली जो है वो किसी पैथोजन आपके अंदर चला गया तो वो उसके वजह से डेवलप हो जाना। तो एक तो आपने लाइफ टाइम में मतलब आपके अंदर गया, एक्टिव क्यों, क्योंकि बॉडी इन्वॉल्व है, नेचुरल क्यों, क्योंकि पैथोजन नेचुरली आपके बॉडी में चला गया, कोई भी वैक्सीन बनाया हुआ आपके बॉडी में नहीं डाला गया था। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वायरल जो डिजीज अगर आपको होता है ना तो इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए बनता है आपके बॉडी में, वही बैक्टीरियल के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है। सो आप ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो सिंगल टाइम अगर स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हो, लाइक मेरे को भी हुआ था बचपन में, तो अब हमें लाइफ टाइम नहीं होगा क्योंकि लाइफ टाइम हमारे बॉडी में स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन के रखा हुआ है। आप नॉर्मली भी इस चीज़ को देखना, एक बार आपको अगर नहीं हुआ तो अगल बगल में आपके ब्रदर एंड सिस्टर को भी हुआ होगा तो उनको दोबारा नहीं हो सकती क्योंकि वो बन चुका है। सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पैसिव में क्या है कि जब आपका बॉडी नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूस इम्यूनिटी, मतलब आपका बॉडी नहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये भी दो टाइप के, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। सो नेचुरल जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है कि एंटीबॉडी पैसिवली ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका एग्जांपल के लिए मदर से जो फिटस में होता है, जैसे कि आईजीजी जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो आईजीजी माँ वाला क्रॉस करके फिटस में जाएगा और उसको बचाएगा। तो ये कोई भी फिटस का यहाँ पे इम्यूनिटी काम नहीं किया, माँ का था तो पैसिवली उसको मिल गया। नेक्स्ट आता है आईजीए, सबको पता है कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को मिलता है जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो इस तरह के जो इम्यूनिटी मिल रहा है वो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक आता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये क्या है, रेडीमेड आपके बॉडी में, आपका बॉडी यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस तरह की जो बाहर की चीज़ें सीरम दी जाएगी तो वो बना बनाया देता है किसी रैट में जाके एंटीबॉडी, जैसे इन्फेक्शन हुआ है फिर वैक्सीन मिलता है तो क्या होता है, वैक्सीन में आपके बॉडी में वैक्सीन गया, आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाया। लेकिन वही जो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन है जिसमें कि एंटीवेनॉम जो दिया जाता है, एंटीवेनॉम का क्या है कि पहले एक स्नैक से निकाला जाएगा फिर दूसरे में डाल के कुछ किसी रैबिट ये सब में, इसमें एंटीबॉडी जो बनेगा वो डायरेक्ट अगर आपको स्नैक बाइट किया तो वो आपके अंदर दे दिया जाएगा। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। वही इंजेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी इन द बॉडी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो प्रोटेक्शन जो स्नैक बाइट के थ्रू एंटीवेनम जो सीरम आपको दिया जाता है, स्नैक बाइट में वीडियो भी बनाई हुआ, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। वैसे वो सबको देखना चाहिए फर्स्ट एड के रूप में, क्योंकि स्नैक बाइट बारिश के दिनों में हो ही जाती है तो क्या उस टाइम आप कर सकते हो। तो वहाँ पे कौन कौन सा एंटीवेनम हमारे पास होता है वो चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस। तो इतना ही था इम्यूनिटी टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन इनेट और एक्वायर्ड में हुआ, और फिर जो इनेट का टाइप्स था और एक्वायर्ड का टाइप था वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन देखते हैं जो कि सेकंड टॉपिक। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर देखें उससे पहले हमें जानना होगा कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। सो एंटीजन एक ऐसी सबस्टांस है जो कि जब भी आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट अगर देखिए कि एंटीबॉडी क्या है, जिसे एंटीजन ने सब ये स्टिमुलेट किया। तो एंटीबॉडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे कि ये प्रोटेक्टिव वॉइस से एक प्रोटीन होता है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम इसे प्रोड्यूस करता है। बेसिकली 20 सेल आगे मैं आपको बताऊंगी, जो कि क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है अगर कोई भी हमारे अंदर फॉरेन सबस्टांस जिससे हम लोग उससे ही एंटीजन बोलते हैं, अगर वो हमारे बॉडी में आया तो हमारे इम्यून सेल वाई सेप का प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जो कि इस पैथोजन को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करेगा या फिर सीधा किल भी कर दे सकता है। तो ये जो है एंटीबॉडी है। एंटीजन एंटीबॉडी समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता क्या है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है एक स्पेशल प्रोसेस है जो कि जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन कभी भी इंटर करता है तो हमारा बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उस कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनाता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मतलब क्या है, तो कोरिस्पॉन्डिंग ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो ताले चाबी के प्रोसेस पे की एंड लॉक
पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे स्पेसिफिक ताला के लिए स्पेसिफिक चाबी चाहिए होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए होता है। तभी तो टीबी के लिए बीसीजी लगाया जाएगा, और भी जितने भी हैं, हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी लगाया जाएगा, पोलियो के लिए ओपी भी दिया जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक अगर एंटीजन है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ एक ही वैक्सीन दे देते जो सबको मारते रहता, तो ऐसा नहीं होता है। जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो मारने वारने का काम भी स्पेसिफिक के लिए होता है। तो वही कोरिस्पॉन्डिंग जैसा एंटीजन जाएगा वैसा एंटीबॉडी चाहिए। सो ये तो एंटीजन इंटर किया तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाया, और इसके बाइंड, दोनों का बाइंड कर जाना ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है हमारे बॉडी के अंदर। सो क्या होता है कि जैसे कि ताले चाबी में हम लोग देखें कि ताला जो है वो स्पेसिफिक जगह पे हम लोग इन करेंगे, वही चाबी का भी जो स्पेसिफिक जगह वही ये ताले के अंदर जाएगा। उसी तरह से ये है एंटीबॉडी, ये है एंटीजन। तो एंटीजन पे जहाँ एंटीबॉडी बाइंड करेगा उसे एपिटॉप बोलते हैं, और एंटीबॉडी में जहाँ एंटीजन बाइंड करेगा स्पेसिफिक जो जगह है उसको पैराटॉप बोलते हैं। सो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन आकर स्पेशल इंटरेक्शन बिटवीन एपिटॉप एंड पैराटॉप। तो एपिटॉप है क्या? एक स्पेशल पार्ट है एंटीजन का जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड होता है। तो पैराटॉप क्या है? ये एंटीबॉडी का स्पेशल पार्ट है जहाँ पे एंटीजन जो है वो बाइंड होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाया क्यों जाता है? तो बेसिकली जो पैथोजन है वो एंटीजन होते हैं। अब कौन सा डिजीज कंडीशन है, एंटीजन को पता करने के लिए लैब में एंटीबॉडी को रखकर ए डिजीज कंडीशन को पता करना, या फिर हमारे बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे हुआ सीरम को लेकर एंटीजन एंटीबॉडी को पता करना। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सेरोलॉजिकल टेस्ट इसी से मिलता जुलता हुआ है। जब भी आप सेरोलॉजिकल टेस्ट गूगल पे भी सर्च करोगे या फिर वाईटी पे भी करोगे तो आपको दिखाया जाएगा इसी का प्रोसेस। सेरोलॉजिकल में भी एग्लूटिनेशन ये सब आता है। तो यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं इसको भी बताऊंगी कैसे एग्जाम में लिखना है, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो सेरोलॉजिकल टेस्ट और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसमें सीरम का ही यूज करते हैं, और सेरोलॉजी टेस्ट में भी बताऊंगी कि सीरम का यूज करके एंटीजन एंटीबॉडी का पता करना, जिसमें सीरम में से जो एंटीजन हो या फिर एंटीबॉडी हो वो आएगा और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाया जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक मिलता जुलता है। अभी से आप ध्यान रख लीजिएगा, जब भी सेरोलॉजिकल टेस्ट का मेथड आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला ही मेथड लिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन अच्छे से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सेरोलॉजिकल टेस्ट समझाऊंगी। सो कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला आता है एग्लूटिनेशन, इसके बाद प्रेसिपिटेशन है, इसके बाद हम लोग CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और एक इम्यूनो एसे देखेंगे। एक एक करके देखते हैं यहाँ क्या एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? एग्लूटिनेशन के लिए बस आप एक सिंपल सा चीज़ें याद रखो कि जो ब्लड ग्रुपिंग होता है वहाँ पे जो आप देखते हो कि पार्टिकल्स आपस में आके, और जो जब हमें ऐसे हम लोग बोल सकते हैं फटाफट से दिखता है ना जो लाल, मतलब कि क्या होता है सेल्स जो है अपने आ जाते हैं, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है इसीलिए ऐसा होता है। तो वो जो प्रोसेस काम करता है ना वो एग्लूटिनेशन है। वहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही होती है ब्लड टाइपिंग में भी। सो यहाँ क्या बोल रहा है कि एग्लूटिनेशन जो है एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जहाँ पे ये एंटीबॉडी जो है, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो कंबाइन करते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और pH चाहिए, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, पार्टिकल जो है वो क्लम्पिंग शो करेंगे, आपस में जुड़ जाते हैं पार्टिकल। यही प्रोसेस का एग्लूटिनेशन प्रोसेस का ही यूज करके कार्ल लैंडस्टेनर जो है 1900 में ब्लड टाइपिंग ब्लड ग्रुपिंग पहली बार किए थे। तो बहुत सारे टाइप के एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, इसका यूज किया जाता है अलग अलग पैथोजन को पता करने के लिए। सो इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी ही सिर्फ बाइंड किए डायरेक्टली, तो इसे डायरेक्ट बोलेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है कि ये हमारा एंटीजन है, ये हमारा एंटीबॉडी है, लेकिन बीच में अगर आरबीसी या फिर कोई अदर पार्टिकल्स आ गए तो वो इनडायरेक्ट है। देखिए डायरेक्ट में क्या है कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट परमानेंट पार्ट ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ, मतलब एंटीजन होगा जुड़ने के लिए। इसका एग्जांपल है स्लाइड एग्लूटिनेशन और टिब एग्लूटिनेशन। स्लाइड एग्लूटिनेशन कि मतलब स्लाइड पे आप कोई टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो और एग्लूटिनेशन की ये प्रोसेस हुई तो सो क्या होता है कि सैंपल को मिक्स कर देते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एंटीबॉडी ऑन अ स्लाइड, मतलब स्लाइड पे आप रख दोगे एंटीबॉडी को और ऊपर से एंटीजन का डालना। सो इसे कब यूज किया जाता है? इसे जो है डिटरमाइन स्पेशल कोई बैक्टीरिया को इससे पता किया जा सकता है कि मतलब आपने क्या किया कि आपने एक स्लाइड लिया और आपको सस्पेक्टेड है कि कोई भी सपोज डेट, मतलब एग्जांपल के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से ये
डिजीज कंडीशन हुआ है, तो उसी के खिलाफ आप लैब में रहेगा एंटीबॉडी, वो आप स्लाइड पे रख दोगे और ऊपर से सैंपल लोगे जो कि सीरम रहेगा और इस पे डालोगे, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और एग्लूटिनेशन शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ ही साथ इसका यूज स्लाइड जो एग्लूटिनेशन है ब्लड टाइपिंग को भी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इसी का यूज करके ब्लड टाइप को पता किया था कि ए है या फिर बी है। नेक्स्ट आता है ट्यूब एग्लूटिनेशन। अगर ट्यूब में प्रोसेस हो रही है तो वो ट्यूब एग्लूटिनेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि एंटीबॉडी जो है वो ट्यूब में रहेगा, जैसे स्लाइड पर रह रहा था तो स्लाइड, और ट्यूब में है तो ट्यूब, और ऊपर से एंटीजन हम लोग डाल देंगे। विडाल टेस्ट हम लोग इसका एग्जांपल है, एग्लूटिनेशन पे ही काम करता है। सीरोलॉजी में मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि इससे पता किया जाता है कि साल्मोनेला टाइफी की कितनी क्वांटिटी में है, ये आपको विडाल टेस्ट से पता चलेगा। नेक्स्ट है वही इनडायरेक्ट, जिसमें मैं बताई कि इनर्ट पार्टिकल रहेगा एंटीजन के साथ, लैटेक्स, आरबीसी, चारकोल कोटेड रहेगा। अगर सॉल्युबल एंटीजन यूज होता है उससे कोटेड रहा तब वो एंटीबॉडी से रिएक्ट कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट है। इसका एग्जांपल है हीम एग्लूटिनेशन, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा का अगर पता करना हो तो उसे सबसे पहले बाइंड करवाना होगा आपको आरबीसी रिसेप्टर से, तब वो बाइंड करेगा एंटीबॉडी से। तो देख रहे हो वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन बोल रहे हैं। और जब भी इन्फ्लुएंजा या फिर जो भी बाइंड होकर मतलब जो रिएक्शन रिजल्ट में शो होगा वो क्लम्पिंग ही शो होगा, जो कि फटाफटा सा, और ये इसीलिए इसे एग्लूटिनेशन में बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है लेटेक्स एग्लूटिनेशन। ये जो है वो कूम टेस्ट क्यों किया जाता है, जब भी आप एनीमिया पढ़ोगे उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि एंटीजन बाउंड इन द सरफेस ऑफ लेटेक्स, तब जो है वो एंटीबॉडी से कंबाइन करे और एग्रेगेट देखने को मिले, मतलब क्लम्पिंग देखने को मिले, तो वो लेटेक्स एग्लूटिनेशन, जो कि इनडायरेक्ट में आएगा। इसका एग्जांपल है कूम टेस्ट। हम लोग आगे भी जब भी एनीमिया पढ़ेंगे वहाँ भी डिस्कस करेंगे, और डिटेल में भी मैं इससे पहले वाले जब पार्ट डिवाइडेड वीडियो बताऊँ वहाँ पे भी आपको बता दूँ। सो सेकेंड एग्लूटिनेशन का मेथड जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि सॉल्युबल एंटीजन लिया जाएगा और एंटीबॉडी, एक इलेक्ट्रोलाइट स्पेशल NaCl चाहिए, ऑप्टिमल pH टेम्परेचर चाहिए, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि सॉल्युबल जो एंटीजन है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट और छेप ऊपर की ओर एक अजीब सा मतलब एक जगह आ जाता है। यहाँ पे ट्यूब में कभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप सर्च कर लेना, तो यहाँ पे ये इस तरह से बैठ जाएगा, अलग से ही हो जाता है, तो ये प्रेसिपिटेशन है। नेक्स्ट है जब भी सॉल्युबल एंटीजन जो है रिएक्ट करता है विद द एंटीबॉडी, यही बातें को बस यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है कि जब सॉल्युबल एंटीजन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एंटीबॉडी के साथ, किसके प्रेजेंस में, NaCl के प्रेजेंस में, तो जो है उसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड pH भी चाहिए। इससे फॉर्म होता है सॉल्युबल पर्सिपिट, इनसॉल्युबल पर्सिपिटेट। सॉल्युबल एंटीजन था, वो एंटीबॉडी मिलने की वजह से इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो एक बात इसमें और आता है प्रेसिपिटेशन में, एक टर्म फ्लॉकुलेशन, की मतलब अगर ये जो इनसॉल्युबल बना ना वो सेटल हो गया तो उसे प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, और अगर सरफेस पे आ गया तो उसे फ्लॉकुलेशन बोलेंगे। एग्जाम टाइप्स हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहला आता है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट के ऊपर फॉर्म किया जाता है जो स्ट्रेप्टोकोकल ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी ग्रुपिंग वाले बैक्टीरिया उनके लिए रिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, और उस प्रेसिपिटेशन जो ये मेथड है वही शो होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी हम लोग ट्यूब में ले लेते हैं और इसके बाद एंटीजन सॉल्यूशन जो है वो डालते हैं, तो लेयर ओवर इट हमें दिखता है, मतलब ऐसा स्लाइड रहेगा। सबसे पहले ये डालेंगे तो बीच में एक कि वहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वहाँ पे जो पार्ट 2 वीडियो है बेसिकली, तो वहाँ पे मैं दिखाई भी थी। सो प्रेसिपिटेट रिंग अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि रिंग जैसा स्ट्रेप्टो ट्यूब में बन गया है, तो ये रिंग टेस्ट बोला जाता है। किसके लिए किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग। एग्जाम्पल आप लिख देना, एग्जाम में काम चल जाएगा आपका। फ्लॉकुलेशन टेस्ट, फ्लॉकुलेशन टेस्ट जो है इट कैन बी डन इन अ स्लाइड, मतलब देखिए ना कि जब जो फ्लॉट्स हैं वो ऊपर रहे, वो जो चीज़ें बनी है प्रेसिपिटेशन ऊपर रहे, तो उसे फ्लॉकुलेशन बोलेंगे। तो ये डन किया जाता है स्लाइड एंड ट्यूब दोनों में, ये ट्यूब में किया जा रहा था, ये स्लाइड एंड ट्यूब दोनों में। दोनों सिप्लिस के लिए ही किया जाता है। स्लाइड पे जो है वो इसको BDRL टेस्ट बोलते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। ये है क्या, ये सिप्लिस की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है BDRL टेस्ट। इसका प्रिंसिपल के साथ मैं आपको सीरोलॉजिकल में आज ही बताऊंगी इसी वीडियो में। एक है कान टेस्ट जो कि ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है, ये भी सिफिलिस बैक्टीरिया को डायग्नोसिस करने के लिए जो प्रीवियसली यूज किया जाता था, और इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। तो क्या शो होगी, जो ट्यूब या स्लाइड वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जैसी फ्लॉकुलेशन ऊपर की ओर दिखेगा, तो वो है हमारा फ्लॉकुलेशन टेस्ट। नेक्स्ट आता है इम्यूनोडिफिजन टेस्ट। इसमें जो है वो 1% जो है अगर वो जेल का यूज करते हैं, किसके लिए यूज होता है, तो वाइडली यूज फॉर एस्टिमुलेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस, की मतलब कभी भी हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनते हैं, जैसे कि क्रोनिक हो तो IgG, और अगर ये तुरंत मतलब
इनिशियल एक्यूट हो तो वो IgM देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी? एंटीजन और एंटीबॉडी पता करना है, तो अगर एंटीबॉडी पता करना है तो हम लोग के पास लैब में रहेगा एंटीजन, और फिर उन लोग को जब डालेंगे एक साथ तो वो रिएक्शन होके जो प्रोसेस शो होगा वो प्रेसिपिटेशन होगा। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का मेथड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। CFT क्या है? ये किसी के सीरम, मतलब कोई भी बीमार हो तो उसको पेशेंट ही बोलेंगे, तो उनके सीरम में एंटीबॉडी, जैसे कि कोई भी अगर लाइक डैट हमने कोई वैक्सीन दिया या फिर कोई भी पैथोजन गया होगा तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी तो बनाया होगा ना उसको मारने के लिए, तो वो चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग CFT का यूज करते हैं। देखिए होता क्या है, इस मेथड को कैसे हम लोग करते हैं, मतलब जब भी करेंगे तो पॉजिटिव केस आएगा कि मतलब एंटीबॉडी है, किसी बैक्टीरिया गया है उसके खिलाफ, या फिर एंटीबॉडी नहीं है, तो अगर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारे लैब में रहता है, हम लोग सीरम में लेते हैं ये एंटीबॉडी। बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन गुनिया पे सीरम से लिया जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो इस सैंपल में हमने एंटीबॉडी लिया और एक साथ इस एक ट्यूब में डाल दिया, तो ट्यूब में जब हम डालेंगे तो ये एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है उससे फिक्स होके तब जो है एंटीजन से बाइंड होता है, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फिक्सेशन हो गया। और जब हम सेकेंड, अब हमें पता करना है, दोनों देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अलग से CRBC लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो कि सीप के RBC से लड़े और उसको मतलब तोड़ दे, हीमोलाइसिस कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये दोनों हम लोग डालेंगे तो कोई भी हीमोलाइसिस शो नहीं होगा, क्योंकि इसको भी चाहिए था कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रहेगा तभी हम इसके साथ बाइंड करके हम इसको तोड़ेंगे। सो क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट टाई अप पहले से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी था और ऊपर से तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भरा हुआ था, फिक्स था, इसकी वजह से इस एंटीबॉडी को जगह नहीं मिला कॉम्प्लीमेंट से बनने के लिए, तो ये इसको रिएक्शन यहाँ पे इन दोनों को शो नहीं हुआ। वही निगेटिव होता है कब? जब हीमोलाइसिस हमारे ट्यूब में शो हो। सो ये इसमें क्या हुआ कि निगेटिव केस एंटीबॉडी मीन्स कि आपने सीरम लिया, उसमें कोई भी एंटीबॉडी मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं गया था जिसके अंदर, जिसके वजह से कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना था। तो हम लोग एक ट्यूब लिए, उसमें एंटीजन, कॉम्प्लीमेंट और सीरम को भी डाले जिसमें एंटीबॉडी नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है वो तो ऐसे ही रह जाएगा। तो जब हम लोग CRBC डालेंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडी डालेंगे, क्योंकि यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट खाली है तो ये इससे बाइंड कर जाएगा और फिर ये जो है इनके अंदर रिएक्शन हो जाएगी और हम ये जो लैब का एंटीजन था वो ऐसे ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तो मिला नहीं एंटीबॉडी हमारे बॉडी में, तो वो जो है इन दोनों बाइंड हो गया। तो अब इन दोनों में एंटीजन एंटी रिएक्शन होगी तो ब्लड का तो हीमोलाइसिस होगा जो CRBC था। सो क्या बोलता है कि हीमोलाइसिस हो गई क्योंकि अनकम्बाइंड कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल था, ये जो कॉम्प्लीमेंट था वो ऐसे ही रह गया, लेकिन इसमें हमारे एंटीजन, हमारे बॉडी के एंटीबॉडी से और ये जो लैब का जो था उससे बाइंड था, तो इन लोगों को जगह नहीं मिला। तो ये था कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का इससे यूज किया जा रहा है और कॉम्प्लीमेंट से फिक्स हो जा रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट बोलते हैं। कहाँ यूज किया जाता है? तो अगर कोई भी बहुत सारे डिजीज कंडीशन जैसे कि वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो या फिर गोनोरिया, सिफिलिस, पैरासाइट, अमेबिसिस, कालाजार, ये सब को पता करने के लिए CFT का यूज किया जाता है। फोर्थ है हमारे पास इम्यूनो एसे। इम्यूनो एसे क्या है? इसमें जो है वो बेसिकली अलाइजा एग्जाम्पल है और रेडियो इम्यूनो एसे इसका एग्जाम्पल है। अलाइजा हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, डिटेल वीडियो में भी बताई हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा बायोकेमिस्ट्री का। अलाइजा जानना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया फिर वायरस को आपको पता करना होता है, अलाइजा और PCR आप लिख देते हो। तो अलाइजा क्या है, इसके 3-4 स्टेप होते हैं, बहुत अच्छे से मैं बताई हूँ, फिगर बना के बताई हूँ, उससे आप देख लेना। इसमें बेसिक सा मैं बता दे दूँ डायरेक्ट अलाइजा का कि अलाइजा में होता क्या है, प्री-कोटेड प्लेट लेते हैं, एंटीजन बाइंड करवाएंगे और ऊपर से एंटीबॉडी जो है वो एंजाइम लिंक्ड रहता है और उसे जब डालते हैं तो इसका रिएक्शन होता है, ऊपर से जब सबस्ट्रेट डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, वो हम लोग अलाइजा। अगर नहीं रहेगा तो कलर चेंज नहीं होगा। वॉशिंग ये सब करते हैं, पूरा प्रोसेस के लिए आप वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। सो ये अलाइजा करेंगे जिसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही होती है। एक रेडियो इम्यूनो एसे है, ये क्या है, इसको शॉर्ट में रिया भी बोलते हैं। एक टेक्निक है जिसमें यूज किया जाता है डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन, पेशेंट के सैंपल में एंटीजन है या नहीं है। इसका मेथड क्या है कि इसमें भी माइक्रोडाइटर प्लेट ही लेंगे अलाइजा की तरह, और इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले प्री कोटेड एंटीबॉडी, इस सब अलाइजा में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप देख लेना। सो एंटीबॉडी इसमें बाइंड कर देंगे और बाइंड करने के बाद हम लोग रेडियो लेबल एंटीजन लेते हैं जो कि इस एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा। फिर क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे अनबाउंड एंटीजन जो कि पेशेंट के सैंपल में रहेगा। तो ये जो अनबाउंड है, ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनकी कैपेसिटी जो कम हो जाती है इसे बाइंड करने की, तो ये जाते हैं, ये इसको हटा देते हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा, कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं लगा है। तो ये जितना इसमें सैंपल में रहेगा एंटीजन
उतना ही ये इसको अनबाउंड करेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि अब ये रेडियो एक्टिव से जुड़ा हुआ था तो रेडियो एक्टिविटी शो होगी। सो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अनबाउंड एंटीजन जो है वो रिप्लेस कर देता है जो रेडियो लेबल हमने एंटीजन यहाँ पे यूज किया था। क्योंकि अब ये रिप्लेस हो रहा है जो लेबल था, तो उसकी वजह से इसके ऊपर रेडियो लेबल था ये, तो रेडियो एक्टिविटी शो होती है, उसी को हम लोग मेजर कर लेते हैं गामा काउंटर में, जो कि बताता है कि जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी है मीन्स कि उतना ही ज़्यादा सैंपल में एंटीजन था, जिसके वजह से जो रेडियो लेबल एंटीजन को वो हटाया है। सो क्या बोलता है कि इंटेंसिटी और रेडियो एक्टिविटी प्रपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन टू पेशेंट सैंपल, जितना ज़्यादा रहेगा उतना रेडियो एक्टिविटी होगा। तो ये रिया होता है जिससे किसी भी पैथोजन के कि कितना अमाउंट में है वो कंसंट्रेशन पता कर चल पाता है। रेडियो इम्यूनेशन जो है वो जो कॉम्पिटेटिव एलाइजा उसी की तरह काम करता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो इतना था हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मैं करवा देती हूँ। एक था एग्लूटिनेशन, जिसमें कि क्लम्पिंग हुई, पार्टिकल्स एक साथ आए। ब्लड टाइप्स का आप याद रखोगे, ये एग्लूटिनेशन याद रह जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक था प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में इनसॉल्युबल को जब एंटीबॉडी के साथ हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा रहे थे NaCl के प्रेजेंस में और स्पेशल टेम्परेचर और pH चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो रही थी, ये जो है यहाँ पे एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बन जा रहा था। अगर सेटल हो तो उसे प्रेसिपिटेशन, और अगर ऊपर फ्लॉट करा तो उसे फ्लॉकुलेशन बोल रहे थे। उसी के बेसिस पे उसके टाइप्स को लिख देना कि रिंग टेस्ट जो था वो था, और साथ ही साथ एक सिफिलिस के लिए जो था वो फ्लॉकुलेशन था, VDRL सब। नेक्स्ट हम लोग CFT देखें, जिसमें कि क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का यूज किया जा रहा था तो वो फिक्स हो रहा था, और फिक्स था तो हिमोलाइसिस नहीं हो रहा था, और फिक्स नहीं था तो हिमोलाइसिस हो रहा था, जिसे नेगेटिव बोल रहे थे। एक इम्यूनेशन देखें जिसमें एलाइजा और रिया को देखें। PCR भी आप याद रख लेना, PCR टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें DNA की बहुत सारी कॉपियाँ बनाई जाती है। इसमें कॉपियाँ से फिर पता चल जाता है कि किसका DNA है, उस तरह से इसे पता किया जाता है। एक RT-PCR तो सबको जानते होंगे, जो कोरोना वायरस में रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो यूज किया जा रहा था। RNA की कॉपियाँ ही तो बनाई जा रही थी वायरस की, और कोरोना वायरस को पता किया जा रहा था थ्रोट स्वैप करके। तो ये सारी चीज़ें जो थी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन थी, क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड हो रहा था। इसका मेथड हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं इसका डिवाइडेड पार्ट में वीडियो, लिखना आप ही को है, बहुत भी बड़ा नहीं है, आप समझ लेते हो ना। तो कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे आप बुक भी, मैं किसी को कभी मना नहीं करती हूँ कि आप बुक मत पढ़ो, बुक पढ़ो, एक किसी का भी एक वीडियो देख लो, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो वन शॉट हो, आप खुद से 10 मिनट में पढ़ो, एग्जाम टाइम पे 5 मिनट में याद कर लो, तो वो सारी चीज़ें कैसे हो पाती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। तो जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको श्योर कि एकदम बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हालांकि मैं कोशिश की हूँ कि जो लोग नए भी उनको भी समझ में आए, बट मेरा जनरल रिकमेंडेशन कि आप अच्छे से समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियो को भी देख लो, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि मेरा बस इतना सा विश है कि जो भी वीडियो देख रहे हो वो अच्छे से समझ के जाओ, समझ कैसे भी आप बस समझ लेना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। क्योंकि मैं आपको बताई कि अब हम लोग देखेंगे ये हाइपर सेंसिटिविटी के, इसके बाद देखेंगे, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन और सीरोलॉजिकल टेस्ट एक दूसरे से मतलब लिंकेड है, तो उसको देख लेते हैं सीरोलॉजिकल को, तब मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी बताऊंगी। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है? सीरोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको सीरोलॉजी को जानना होगा। तो ये सीरोलॉजी क्या है? लेबोरेटरी मेडिसिन का ब्रांच है जहाँ पे स्टडी किया जाता है ब्लड सीरम को। ब्लड सीरम क्या है? ब्लड से जब आप ब्लड सेल को निकाल दो तो आपके पास प्लाज्मा बचा, प्लाज्मा से आप फिब्रिनोजन को निकाल दो तो वो आपके पास सीरम आ जाता है। तो सीरम को यूज करना एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, कि कोई भी एंटीजन मतलब आपके अंदर गया, आपके बॉडी में गया, तो वो आपके ब्लड में तो रहेगा, सीरम में तो रहेगा, तो वो आपकी वो जो है एक गवाह बन जाता है, एविडेंस बन जाता है कि हाँ इन्फेक्शन हुई है। तो यूज करना, और भी अदर पैरामीटर्स प्रोटीन आगे हम लोग देखेंगे, तो वो सबको पता करना बाय इवैल्यूएटिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये दोनों लिंकेड है। तो कैसे लिंक्ड है? आपने सीरम तो कलेक्ट कर लिया, तो वो तो सीरम को कलेक्ट करके टेस्ट कर रहे हो, वो सीरोलॉजिकल टेस्ट हुआ। लेकिन टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए एंटीजन है तो बाहर से आपको एंटीबॉडी देना होगा, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तभी आप किसी इन्फेक्शन को पता कर पाओगे। तो इसीलिए दोनों लिंक्ड है। और होता क्या है? इन विट्रो का मतलब क्या है? लैब में। वही इन विवो का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में। तो मतलब ये प्रोसेस कहाँ होती है? लैब में ही तो होती है। तो वही बोल रहा है कि सीरम का यूज करके एंटीजन और एंटीबॉडी का पता करना, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के थ्रू इन विट्रो, वही हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट। डिफिनेशन आपको लिखना होगा कि सीरोलॉजी टेस्ट क्या है। तो ये डिटेक्ट करता है, मेजर करता है किसको? प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी और एंटीजन कहाँ पे? ब्लड के सीरम में। उसी को हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं।
पर्पस क्या है सीरोलॉजिकल टेस्ट का, तो कोई भी इन्फेक्शन हो उसको डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीजन की वजह से ही होगा, तो वो एंटीजन सीरम से आप निकालोगे तो वो डायग्नोस हो जाएगी। अगर कोई, और साथ ही साथ अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हुआ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे ही अपने सेल को भूल जाता है हमारा इम्यून सिस्टम और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के उसको किल करने लगता है। तो जब किल हो रहा है तो ये एंटीबॉडी तो बना है, और सीरोलॉजी में जब भी हम लोग सीरम निकालेंगे तो वो कौन सा एंटीबॉडी बना है हमें पता चल जाती है, तो ये हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी बता देता है। साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करेगा। जब आप इन्फेक्शन को जान जाओगे, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमें पता चल गया, तो अब हम लोग इसे ट्रीटमेंट के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के खिलाफ एंटीबायोटिक देंगे, तो वो हमें ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट में, ये तो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आता है कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी की क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्ट से ही हमें पता चलेगा पहले कि है कि नहीं है, और अगर है भी तो कितना अमाउंट में, जैसे विडाल टेस्ट आपको मैं बताऊंगी, वो भी हमें सीरोलॉजिकल टेस्ट से ही पता चलता है। नेक्स्ट आता है कि डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मिटी। अगर आपका इम्यून सिस्टम में कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, हाइपर सेंसिटिविटी ये सब हो गई है, कोई भी रिएक्शन हुई है, तो वो भी आपके सीरम में रहेगा, और सीरम टेस्ट अब जब करोगे तो वो पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस पे सीरोलॉजिकल टेस्ट का प्रोसेस अगर देखें तो सबसे पहले आप सैंपल लेते हो और फिर उसको सीरम सेपरेट करते हो, मतलब ब्लड सेल को निकालना, इसके बाद फिब्रिनोजन को निकालना, तो बचता है जो सीरम बचता है। सीरम को अब आप एंटीजन, मतलब कि अगर आपको एंटीजन पता करना है तो बाहर से एंटीबॉडी लोगे, वही अगर एंटीबॉडी पता करना है तो लैब में एंटीजन रहेगा। सस्पेक्टेड पहले से ही पता रहता है, मतलब कि हमको लग रहा है सिम्टम्स कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो हम लोग उसी के खिलाफ एंटीबॉडी रखेंगे जिससे वो पता चल जाएगा। तो जब भी आप सीरम में, सपोज डेट कि हमको एंटीजन का पता करना है, तो सीरम में एंटीजन था तो लैब से एंटीबॉडी डाले, तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हो गई मीन्स कि वो डिटेक्शन, वही बैक्टीरिया वही वायरस है, वो हमें पता चल जाता है, जिसे डिटेक्ट एंड मेजर करके हम लोग फाइनली रिजल्ट दे देते। सो अगर आपको मेथड लिखना हो तो मेथड आप वही चीज़ें लिखो। अगर बहुत ज़्यादा नंबर में अगर लाइक 10 मार्क्स में आ गया तो आप एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन सब लिख सकते हो, लेकिन 5 मार्क्स में आए तो आप इसका जो भी ये पर्पस था या फिर प्रोसेस लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख देना, उतना में भी काम चलेगा। और देखना आप जो भी एग्जाम्पल है सीरोलॉजिकल टेस्ट का, वो उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि एग्लूटिनेशन हो जा रहा है, ज़्यादातर एग्लूटिनेशन वाला ही देखेंगे हम लोग। सो क्या है वेनरेबल डिजीज, जो VDRL मैं आपको बताई थी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। किसके लिए किया जा रहा था, सिफिलिस के लिए। ये किसके वजह से होता है, तो अस्पायरोजेट जो पैलिडम है उसकी वजह से ये होता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल में आप देखोगे तो VDRL जो है एक एग्लूटिनेशन रिएक्शन है जो कि एंटी सिफिलिस, मतलब अगर सिफिलिस का ये गया है हमारे बॉडी में तो इसके लिए जो एंटीबॉडी रहे हमारे सीरम में रहता है वो यूज करते हैं। एंटीजन के रूप में यहाँ पे क्या काम करता है, कार्डियोलेप्सिन एंटीजन काम करता है, जो कि वो यूज करके इसे हम लोग पता करते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा ये कम से कम सीरोलॉजिकल टेस्ट वाला वीडियो देख लेना, ताकि आपको यही टर्म इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड है। सो इसमें प्रोसीजर क्या है कि 1 ड्रॉप हम लोग सीरम लेते हैं, कैविटी स्लाइड पे रखते हैं, और फिर ऊपर से एंटीजन जो कि कार्डियोलेप्सिन है उसे ऐड करते हैं, और थोड़ा सा हमें रोटेट करना रहता है 4 मिनट के लिए, और फिर हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्लम्पिंग, एग्लूटिनेशन जैसी प्रोसेस शो होगी। तो आप देख रहे हो वहाँ पर भी सीरम का यूज किया जा रहा था, और यहाँ पर भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, एग्लूटिनेशन हो रही है, तो दोनों चीज़ें हैं ना लिंकेड, आप खुद भी समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड जो सीरोलॉजिकल टेस्ट का एग्जांपल है सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP जो है वो मतलब हमारे लीवर सेल से प्रोड्यूस होता है। ये इंक्रीज होगा कोई भी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन की कंडीशन हो तो ये 24 से 48 आवर में जो है ये इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल वैल्यू इसका ऐसे कितना होता है 5 mg पर लीटर इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। इसका वैल्यू इधर उधर हो सकता है बट अप्रॉक्स आप याद रख लीजिएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब कहाँ CRP को हम लोग यूज़ करते हैं तो एक्सट्रीमली ये हाई होता है अगर किसी तरह का ब्लड कैंसर हो, मल्टीपल माइलोमा हो, ये सब कंडीशन में ज़्यादा रहेगा। जो मॉडरेट हाई है वो वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये मॉडरेट हाई रहता है, मतलब ये नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। ये भी एग्लूटिनेशन टेस्ट पे ही बेसिस है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरम इज मिक्स विद CRP लेटेक्स रिएजेंट के साथ। इसमें रिएजेंट CRP लेटेक्स रहेगा, बेसिकली लैब में रहता है। इसमें क्या होगा कि डाइल्यूट द पेशेंट सीरम 1:5 में आपको नॉर्मल सलाइन के साथ सीरम को डाइल्यूट करना होगा और इसके बाद 1 ड्रॉप द डाइल्यूटेड सीरम, मतलब उस तरह से स्लाइड आता है जिसमें रिंग लाइक जो गड्ढा सा है उसमें डालेंगे और इसके बाद जो है वो लेटेक्स जो रिएजेंट है उसको सबसे पहले आपको सेक करना है, तब जो है 1 ड्रॉप सीरम टेस्ट स्लाइड पे जो था उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद जो है वो मिक्स सैंपल स्टिक को, मतलब कि जो भी जो यहाँ पे
स्लाइड था उसमें जो पहले से रखा हुआ था 1:5 रेशियो में मिलाकर फिर सब में जो डाला गया था उस पर आप रिएजेंट को डाल दोगे। इसके बाद स्टिक से मिला देना है ताकि वो अच्छे से मिल जाए। स्लोली टिल्ट रखना है 2 मिनट तक और इसके बाद आप देखोगे, ऑब्जर्व करने को आपको क्या मिलेगा कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कब आप बोल दोगे। अगर वो था तो ये जो है मतलब सीआरपी प्रोटीन अगर रहेगा तो 2 मिनट में आपको क्लम्पिंग शो देखने को मिलेगी। और एग्लूटिनेशन में क्लम्पिंग ही तो हो रहा था, क्लम्प ही तो बन रहे थे। सो इस तरह का सीआरपी प्रोटीन होता है। अब सीआरपी को जो हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो वहाँ पे सीरम को लेकर हम लोग पता कर सकते हैं कि सीआरपी अगर बढ़ा है तो वो कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट थोड़ा हार्ड है, आप वो वीडियो को जरूर एक बार देखना। फिर भी हम यहाँ पे समझाती हूँ आपको। विडाल टेस्ट जो है ये भी एग्लूटिनेशन पे ही काम करता है। ये जो है इसमें यूज किया जाता है टाइफॉइड फीवर, जिसे एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, उसके लिए ये किया जाता है। इसका डिस्कवर किए थे जॉर्ज फर्नैंड विडाल ने, इसीलिए इसका नाम विडाल टेस्ट है। टाइप्स मतलब एंटीजन इसमें यूज किया जाएगा और साल्मोनेला के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए कि नहीं बनाए वो देखा जाएगा। तो क्या जाएगा कि साल्मोनेला जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी दोनों की वजह से होता है, तो अलग अलग उसके लिए एंटीजन होते हैं। साल्मोनेला टाइफी के लिए एंटीजन ओ, इसे शॉर्ट में टीओ मतलब टाइफाइड के लिए है वो तो टीओ बोलेंगे और एच के लिए टाइफाइड एच बोल देंगे। तो 2 तरह के रहता है। साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से अगर होगा टाइफाइड फीवर तो हम लोग एंटीजन एएच और एंटीजन बीएच से हमें पता चलेगा। मतलब ये उसके साथ अगर इसके साथ रिएक्ट कर ले, मतलब आप सीरम डालें, मतलब स्लाइड में इन लोग रिएजेंट को रखेंगे और अगर इन लोगों से ये जो आपने सैंपल डाला इससे अगर फटा हुआ इनके स्लाइड में अगर शो हो रहा है फटा हुआ, तो मीन्स जो क्लम्पिंग अगर शो हो रहा है तो ये समझ में आएगा कि टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी की वजह से हुआ। अगर क्लम्पिंग ये वाले जिसमें एंटीजन ओ और एच डाला हुआ था इसमें अगर क्लम्पिंग हुआ तो मीन्स कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर हुआ है। कितने टाइप के होते हैं विडाल टेस्ट? तो आपको मैं बताई थी कि एंटीजन बॉडी रिएक्शन या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट से ही हमें पता चल जाता है एक तो है कि नहीं है, जिसे हम लोग क्वालिटेटिव बोलते हैं कि वो है कि नहीं है, और एक क्वांटिटेटिव कि अगर है तो कितना है। तो विडाल टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा। सो क्वालिटेटिव में यस नो का पता चलता है कि टाइफाइड है कि नहीं है बैक्टीरिया, और ये जो है वो कितने नंबर में है उससे ये पता चल जाता है, ये क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव टेस्ट स्लाइड एग्लूटिनेशन जिसे बोलते हैं स्लाइड पे किया जाता है, इसीलिए तो ये रिक्वायरमेंट इसमें क्या होगा कि विडाल स्लाइड चाहिए होगा, जिसमें बेसिकली ऐसे आप सर्च करोगे तो 6 होता है, पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल भी आते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में लिखने के लिए बस 4 ही यहाँ पे याद रखो, क्योंकि हम लोग 4 ही यहाँ पे रिएजेंट देखेंगे एंटीजन का। सो सैंपल जो है वो पेशेंट का सीरम, आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट देख रहे हैं तो सैंपल में तो आप पेशेंट का सीरम ही लोगे। रिएजेंट क्या रहेगा, जो वहाँ पे वो जो पैराटाइफी और टाइफी के लिए था वो सबको रिएजेंट के रूप में ले लेंगे। ये लैब में बेसिकली किट में आता है। प्रिंसिपल क्या होगा कि एग्लूटिनेशन टेस्ट पे ये काम कर रहा है, क्योंकि क्लम्पिंग इसमें भी जब आप डालोगे सीरम तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर क्लम्पिंग ही आपको शो होगी। कोई भी अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो सीरम में आपको एग्लूटिनेशन अक्कर होगा, क्लम्पिंग होगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सो प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। प्रोसीजर में क्या है कि आपको क्लीन एंड ड्राई विडाल स्लाइड लेना है, जो कि रहेगा विडाल किट में। अब आपको 1 ड्रॉप जो है सीरम हर एक सर्कल में डाल देना है, जो भी जितने भी उस स्लाइड में सर्कल होंगे। इसके बाद आपको एंटीजन जो है इस सर्कल में डालना है, और तब आप ये जो यहाँ पे एंटीजन है वो आप डालोगे, किट में ही रहता है। और आपको एग्लूटिनेशन अगर शो हो गया मीन्स कि है पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नहीं है पॉजिटिव। तो चलो वहाँ से तो हमें पता चल गया कि है कि नहीं है साल्मोनेला वाला बैक्टीरिया। अब हम लोग देखते हैं कि है तो कितना है, तो वो उसके लिए हमें ट्यूब में अब हमें ये करना होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसके लिए टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, पिपेट चाहिए होगा जिससे आप सिंपल डालोगे। इसके बाद नॉर्मल सलाइन चाहिए होगा। रिएजेंट जो है इसमें वो वही रहेगी, लेकिन कोई एक ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सारे यूज़ करने के बाद हमें पता चल चुका है कि कौन सा है टाइफी या फिर पैराटाइफी, कौन सा साल्मोनेला है। तो प्रोसीजर आप करोगे कैसे? देखो आपको ये मैं बताई हूँ इसलिए थोड़ा सा रफ है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। सो इसमें स्लाइड लेते हैं बहुत सारा। पहला वाला जो स्लाइड है ना, यहाँ पे देखिए हम लोग नॉर्मल सलाइन लिए हैं, तो 0.9 ml आपको इसमें सलाइन रखना है, और बाकी जितने भी ट्यूब रखोगे ना उसमें 0.5 ml आपको नॉर्मल सलाइन रखना है। तो फर्स्ट जो ट्यूब होगा उसमें आपको सीरम का 0.1 ml डालना है, जिससे ये 10 ml हो जाएगा। अब आपको सीरम कहीं नहीं डालना है, अब आपको इस ट्यूब से इस ट्यूब में 0.5 ml डालना है, फिर इससे इसमें डालना है 0.5, इससे इसमें डालना है 0.5, और फिर ऊपर से आप इनको
को डालोगे एक को, तो जब डालोगे तो जिसमें ज़्यादा आपने सीरम डाला था उसमें ज़्यादा एग्लूटिनेशन होगा और धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो उससे पता क्वांटिटी का चल जाता है कि जिसमें ज़्यादा हो रहा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ डाइल्यूशन एट 0.9 ml नॉर्मल सलाइन एंड 0.1 ml फर्स्ट ट्यूब में। इसमें नेक्स्ट आता है कि अदर जो ट्यूब है उसमें आप रखे रहोगे 0.5 नॉर्मल सलाइन और चेंज करते जाना है एक से दूसरे में 0.5 मिक्सचर को चेंज करते जाना है। कोई भी सीरम अब यूज़ नहीं हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद 0.5 ml हम लोग एंटीजन जो है वो इच ट्यूब में हम लोग डालेंगे और डालने के बाद एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी और इसमें दिखेगा क्या कि एंटीजन जब आपने डाला तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लम्पिंग हुई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो सैंपल में था उसका और फिर कमते जाता है जिससे क्वांटिटी का पता चल जाता है। तो ये था हमारा सेरोलॉजी। अगर सेरोलॉजिकल टेस्ट आए, अगर 5 मार्क्स में आए तो सेरोलॉजिकल टेस्ट का सेरोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, इससे क्यों किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है और फिर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगर 10 मार्क्स में आए तो एग्लूटिनेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ये सब आप लिख। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे सिलेबस में हाइपर सेंसिटिविटी जो कि इससे था उसको अब हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जब मैं इसका पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड फॉर्म में जब बताई थी, पार्ट 3 वीडियो था, वहाँ पे बताई थी कि कैसे एग्जाम में पूछता, वहाँ पे अपना मैं क्वेश्चन बैंक सैंपल के लिए आपको दिखा देती। तो जो लोग सैंपल भी देखना चाहते हो उस वीडियो में चले जाना कि कैसे क्वेश्चन पूछा था और कैसे उसका आंसर देना था। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर देखें तो इसका इंट्रो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी सबसे पहले समझ लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। सेंसिटिविटी मतलब कोई चीज़ें सेंसिटिव है। हमारा इम्यून सेल तो ऐसे भी सेंसिटिव है कि कोई भी एलर्जन, कोई भी आएगा चीज़ें, एंटीजन अगर आएगा तो उससे सेंसिटिव होकर उसको मारेगा। हाइपर का मतलब क्या है कि मतलब होने से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया और रिएक्शन जो शो कर रहा है उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि एक मैं मेहंदी चढ़ाई, जो कि पहले भी एग्जाम्पल दी थी, एक मेरी फ्रेंड मेहंदी चढ़ाई, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और वही मेरी फ्रेंड को जो है वो बहुत इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नॉर्मली वो केमिकल था, एंटी बाहर की चीज़ें थी, लेकिन उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जो हमारे इम्यून सेल को ही मतलब ये एग्जैगरेट कर दे या फिर उसको हाइपर कर दे। बट एक पर्सन के लिए वो हाइपर हो गया, वो रिएक्शन शो करने लगा, तो इसीलिए उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है कि एन एबनॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल बोलो या फिर एंटीजन बोलो, वो हमारे बॉडी में गया तो रिएक्शन जो शो हो रहा है एबनॉर्मल, नॉर्मल तो चलो ठीक है सबके अंदर होता है, सेंसिटिव तो थी हमारी इम्यून सिस्टम, ऐसे भी सेंसिटिव है हमारा इम्यून सिस्टम, लेकिन नॉर्मल से वो एबनॉर्मल अगर शो करने लगे तो उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि एग्जैगरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स। एग्जैगरेटेड का मतलब क्या है कि कोई आपके ही क्लास में कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जो कि बढ़ा चढ़ा कर किसी को बात को बताना, तो वही इम्यून सिस्टम बढ़ा चढ़ा कर जब काम करने लगे तो उसे एग्जैगरेटेड बोलते हैं। तो ये है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी में यही प्रॉब्लम होता है। डिफिनेशन क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है डिफाइन है एग्जैगरेटेड स्टेट ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा कि आपके बॉडी में बहुत ही वर्स कंडीशन, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगी। टाइप्स क्या है, इसके ड्यूरेशन के बेस पे अगर टाइप्स देखें तो इमीडिएट है एंड डिले है। वहाँ पे मैं डिटेल से क्यों यहाँ, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ना बड़ा हो जाए इसलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें बी सेल इन्वॉल्व होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी इसमें बनेगी, जो कि इसका एग्जाम्पल है 1 2 3। एक डिले है जिसमें कि टी सेल इन्वॉल्व होगा, ये बहुत मतलब देर लगाता है, 24 या फिर 48 आवर लगाता है, इसीलिए इसे डिले टाइप बोलते हैं, जिसमें टाइप 4 रिएक्शन आएगा। चलो देख लेते हैं कि टाइप 1 2 3 4 है क्या। तो टाइप 1 को एनाफाइलेक्टिक, इसको साइटोटॉक्सिक, एक जब देखेंगे तो वहाँ पे आप देख लेना। टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसको एनाफाइलेक्टिक बहुत ही वर्स कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें 2 फेज होता है। सबसे पहले कोई भी एलर्जन आपके बॉडी में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद नॉर्मल प्रोसेस होगी। उस वीडियो में बताई थी कि जैसे ही बॉडी में आएगा जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि डेंड्राइटिक सेल है वो इस कंडीशन में रहता है, वो सीधा इस एलर्जन को खा जाता है। इसको खाने के बाद ये जो है वो इसके कुछ पार्ट को अपने सरफेस पे शो करता है, जिसे MHC2 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो जो है वो उसको देखने की वजह से टी हेल्पर सेल आता है और वो TH2 में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और TH2 में डिफ्रेंशिएट होने की वजह से अब ये साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे, जो कि इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड 13 यहाँ पे रिलीज होगा। तो जब भी ये रिलीज होता है तो इसकी रिस्पांस में फिर वो प्लाज्मा सेल आएगा। प्लाज्मा सेल जब आया तो प्लाज्मा सेल का काम ही यही है कि वो एंटीबॉडी बनाता है। तो ये एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी 1 में IgE एंटीबॉडी बनता है। अब IgE जो है उस जैसे एंटीबॉडी में एक होता है FAB रिसेप्टर, एक होता है FC रिसेप्टर। तो ये जो इसका FC रिसेप्टर है वो मास सेल पे एक इसके लिए एक मतलब ये स्ट्रक्चर हाई एफिनिटी बना रहता है ताकि ये IgE जुड़ सके, तो उससे जाके जुड़ जाता है। अब ये जब जुड़े
लगेगा ना तो हमारा मास्ट सेल जो है बहुत सारे मेडिएटर रिलीज करेंगे, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स जो हिस्टामिन है ये रिलीज करेगा। इसी के वजह से हमारे बॉडी में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है एकदम से। तो ये और बहुत ही इमीडिएट होता है, क्योंकि हम लोग देखें इमीडिएटली ये बहुत जल्दी मिनटों में ये शो होता है। सो ये क्या है कि कोई भी एलर्जन हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम जब एंटर किया तो उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो डेंड्राइटिक सेल है वो प्रोसेस किया, जो यहाँ पे मैं आपको बताई। और ये जो है एंटीजन पेप्टाइड वो अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल है वो पेप्टाइड को MHC2 कॉम्प्लेक्स बना के, जिसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये सेल पे शो किया, जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल मतलब आया था और TH2 में डिफ्रेंशिएट हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर इंटरल्यूकिन 4, 3, 5 रिलीज किया। बेसिकली हाइपरसेंसिटिविटी 1 में इंसोनोफिलिया इसी कंडीशन इसी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसिनोफिल को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है वो ये सब जो इंटरल्यूकिन आए ये प्लाज्मा सेल को, और जैसे कि कोई भी होता क्या कि कोई भी एंटीजन आया यहाँ पे जो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसको खा के अपने सरफेस पे शो करेगा, टी हेल्पर सेल को बुलाएगा। टी हेल्पर सेल को पे अब डिपेंड करता है कि या तो ये साइटोटॉक्सिक मतलब जो टी सेल है उसको बुलाए, या फिर जो प्लाज्मा सेल है बी सेल है उसको बुलाए। तो अगर साइटोटॉक्सिस से होने वाला काम नहीं है तो सीधा आ जाएगा हमारा जो लिम्फोसाइट बी है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर या तो एंटीबॉडी बनाएगा या फिर मेमोरी बनाएगा, जो कि मैं आपको फिजियोलॉजी नॉर्मली भी बता चुकी हूँ। तो वही है कि ये जो प्लाज्मा सेल बना वो मेमोरी सेल भी बना लेता है कि ताकि अदर टाइम देखेंगे सेकेंड एक्सपोजर में कितना जल्दी हो जाता है एक जगह रेट से। सो ये प्लाज्मा सेल जो है वो यहाँ पे IgE एंटीबॉडी बनाता है, जो कि बाइंड कर जाता है किससे, मास्ट सेल से। और मास्ट सेल बहुत सारे साइटोकाइन्स हिस्टामिन प्रोटीएज रिलीज करके और बहुत वर्स्ट कंडीशन देखने को हमारी बॉडी में मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है कि ये तो सेंसिटिव फेज है, जब फर्स्ट टाइम आया था तो इसे फेज 1 सेंसिटाइजेशन बोले। एक सेकेंड फेज है इफेक्टर फेज। इसमें क्या होगा कि सेम एलर्जन अगर हमारे बॉडी में इंटर किए तो एलर्जन जो है वो डायरेक्टली इनकाउंटर करेगा फैब रीजन ऑफ IgE प्रेजेंट और मास्ट सेल, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है IgE क्रॉस लिंकेज इनिशिएट डीग्रेनुलेशन, क्रॉस लिंकेज की वजह से हमारा जो मास्ट सेल है वो डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, बहुत सारे मेडिएटर रिलीज हो गए, जिसकी वजह से सेकेंडों में मतलब सेकेंड टाइम हुआ तो बहुत जल्दी वर्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है बॉडी में। अब वैसे मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन सा एलर्जन कैसे आएगा, उसमें थोड़ा सा मैं डीप भी गई थी, उसके लिए वीडियो देख लेना, ये बड़ा हो जाएगा। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें रिवीजन टाइप 1 में करवा देती हूँ मैं आपको कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो वेरियस टाइप के हैं वो आखिर क्या क्या हो रहे हैं। तो इसमें एक सिस्टमेटिक एनाफाइलेटिक रिएक्शन देखने को मिलता है, एक लोकलाइज। सिस्टमेटिक में क्या होगा कि इस सिस्टमेटिक के लिए एलर्जन जो होंगे, या फिर यही प्रोसेस है कि आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर बी स्टिंग कर लिया तो किस टाइप के, अगर उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो किस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो आपको वहाँ पे आंसर देना होगा हाइपर सेंसिटिविटी 1। वही अस्थमा की कंडीशन भी हाइपर सेंसिटिविटी 1 ही है जो कि लोकलाइज है। तो इसमें क्या है कि एलर्जन जो है वो वेनम, वी वास्प या फिर एंट स्टिंग रहेंगे, या फिर कोई भी ड्रग पेनिसिलिन हो गया, फिर इंसुलिन एक्सेट्रा, इस सब की वजह से अगर किसी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है तो वो टाइप 1 है। इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलता है, क्या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, सोचिए कितना वर्स्ट कंडीशन, सांस नहीं ले पाएगा। लो बीपी होगा, इरिथमेटस रैसेस हो जाता है स्किन पे, और साथ ही साथ जो है वो स्टमक में पेन होगा। नेक्स्ट आता है कि ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन होगी, अगर लंग्स को इन्वॉल्व किया है तो सिस्टमेटिक में अगर लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। लैरिंजल एडिमा होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी मेडिएटर है वो यहाँ जो वेसल्स है उसके एपिथेलियल को डैमेज करने लगते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और हो सकता है कि डेथ भी हो जाए इस तरह की अगर कंडीशन जल्दी से इलाज ना किया जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस इस तरह के पेशेंट को हम लोग एड्रेनालिन 0.5 ml IM देते हैं। लोकलाइज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या है, जिसे एटॉपिक बोलते हैं, वो क्या देखने को मिलता है, तो एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हे फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशन हो जाएगा कंजक्टाइवा से, नेजल से, म्यूकोसा, सारी कंडीशन जो है इसमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि अस्थमा। अस्थमा क्या कंडीशन है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व अगर करें तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रीथलेसनेस। ये तो आप देखोगे अस्थमा की कंडीशन कि मतलब वो सांस नहीं ले पाता है क्योंकि उसका जो ब्रोंकियल्स जो है ना वो स्पाज्म सिकुड़ जाता है, जिससे उस सांस लेने में उसे तकलीफ होती है। इसमें एलर्जन कौन से थे, इसमें तो बी का काटना या फिर वास्प और ये वेनोम जाने की वजह से, या फिर पेनिसिलिन और इंसुलिन। इसमें ये जो लोकलाइज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो पॉलन, डस्ट, वायरल एंटीजन, या फिर कोई ऐसे होते हैं जैसे एक्सरसाइज करने से, टेम्परेचर चेंज होने से, किसी का फूड एलर्जी होना या टॉपिक डर्माटाइटिस होना, तो ये सारे टाइप 1 जो कि लोकलाइज में आता है।
ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो अवॉइड करना है जो भी एलर्जन किसी को, जैसे कि डस्ट की वजह से हो रहा है तो डस्ट से दूर रहो भैया, यही आपको बोलना होगा। मोनोक्लोनल एंटी आईजी, मतलब आईजी ही इसमें एक्टिवेट हो रहा है तो इसको रोकने के लिए एंटी इसका दे देना है। ड्रग में एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, थियोफाइलिन, मास्ट सेल का जो डीग्रेनुलेशन हो रहा है वो सबको रोकना है हमें। नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या कर सकते हो, एयरवे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सबको चेक कर सकते हो क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होगा, क्योंकि हम जब जो डिस्क्राइब किए थे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें भी अनदर एंटीबॉडी बेस्ड ही है। इसमें जो है एंटीबॉडी जो बनेंगे वो IgG और IgM बनेंगे, उसमें IgE बन रहा था। इसे साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं, पहले ही मैं आपको बताई। सोसाइटी टू टॉक्सिक नेचर के होता है क्योंकि इसमें जो है वो किसी मतलब कि जैसे कि ऑटो इम्यून जो हिमोलाइटिक एनीमिया है वो इसमें जैसे अपने ही सेल होते हैं और इसके सेल के ऊपर एंटीजन होता है, तो इसको मारने के चक्कर में पूरा सेल को ही मारना पड़ता है, तो इसीलिए इसे साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं। लीडिंग द रिस्पेक्टिव टिश्यू डैमेज, इससे पूरा जो है वो सेल टिश्यू डैमेज होंगे। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी एंटीजन अगर टारगेट सेल पे है तो वो सर्कुलेट बी लिम्फोसाइट गेट एक्टिवेटेड, मतलब कोई भी इसमें जैसे वो जा रहा था डेंड्राइटिक सेल के पास जिससे कि MSC कॉम्प्लेक्स बन रहा था, मतलब वो खा के ऊपर सो कर रहा था, T सेल के पास जा रहा था, उससे कुछ नहीं होगा। ये जो भी सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट जो वाइट ब्लड सेल हमारे सर्कुलेशन में है, वो एक्टिवेट सीधा हो जाएगा अगर कोई इस तरह मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन है तो, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बिना चेक किए आपने ब्लड ग्रुप A को B दे दिया, तो ये जो आया हमारे बॉडी में सीधा बी लिम्फोसाइट इसके ऊपर हमला करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बी सेल प्लाज्मा सेल ही तो बनाता है, और वो जो है वो एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे सीधा IgG और IgM, और ये जो है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स मतलब कि सीधा जो है वो बाइंड कर जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट सेल मतलब कि जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो अदर से ब्लड जो दिए इसके जैसे RBC कि उसके सरफेस पे ही तो होता है एंटीजन, तो वो यहाँ पे था, सीधा हमारा एंटीबॉडी बन चुका जो सर्कुलेशन में बी लिम्फोसाइट था, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर वो बना दिया। अब ये बाइंड करेगा जिसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, मतलब ये बन गया। बनने के बाद क्या होगा कि या तो इसे यहाँ पे साइटोटॉक्सिक एक्शन नेचुरल किलर सेल मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट किए इसे मार देगा, इसलिए साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्टिवेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन जिसमें C3B आएगा, वही हम लोग टाइप 3 में देखेंगे। दूसरा आता है C3A और 5। सो ये कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि कॉम्प्लीमेंट इससे और जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बना है उसके ऊपर अगर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना तो ये एक प्रोटीन की तरह काम करेगा और इसे टेस्टी बनाएगा और ईजिली फैगोसाइट आएंगे, और इसे क्योंकि C3B से ऑप्शनाइजेशन हुआ था, अच्छे से प्रोटीन चढ़ी थी, एक टेस्टी हुआ था, उसे अच्छे से खा जाएंगे। तो ये हमारा टाइप 2 यहाँ पे वही बोल रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है। अब अगर क्लासिकल पाथवे अगर सीरम कॉम्प्लीमेंट अगर आया तो वो C3B एक्टिवेट होगा, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे C3B होगा, और वो एक्टिवेटेड C3B जो है वो टारगेट सेल पे बाउंड करेगा और उसे प्रोटीन चढ़ाकर ऑप्शन मतलब टेस्टी बेस्टी करेगा और फिर वो जो फैगोसाइट है उसे खा जाएंगे। अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 से पहले थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी क्योंकि इसी से रिलेटेड है, और टाइप 5 भी इसी से रिलेटेड है। अगर टाइप 2 आप अच्छा समझ लेते हो तो टाइप 3 और 5 भी आप समझ जाओगे। सो इसका एग्जांपल आप ध्यान रख लेना। एक तो ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, अपने ही RBC को अपना इम्यून सिस्टम अलग मान लेना, दुश्मन मान के, और इसको मारने लगता है। एक आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन याद रखना है जो कि मैं समझाई भी ऐसे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में पूछता है तो आप याद रख लेना मिस्थेनिया ग्रेविस वुडपाचर जितने भी है, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, जिससे ये याद रह जाएगा। कॉम्पिटेटिव में पूछता है, ऐसा तो मैं कभी नहीं क्वेश्चन बैंक में इतना देखी हूँ कहीं नहीं पूछता है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। उसी में जो ग्रेव्स डिजीज है और ये मिस्थेनिया ग्रेविस है टाइप 5 में चले जाते हैं, टाइप 2 का ही मॉडिफिकेशन है, आप ध्यान रखना क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट आएगा ये। तो फिर चलिए देख लेते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को। सो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड है। हालांकि इम्यून कॉम्प्लेक्स हम लोग देखें कि इसमें भी बना है, जो टाइप 2 है उसमें भी बना है और इसमें भी बनेगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, आप बोलोगे क्या फ़र्क है मैम, आप बहुत कंफ्यूज हो गए। लेकिन इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ना वो बड़ा बनता है और फैगोसाइट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में रहता है। इसीलिए क्योंकि सर्कुलेशन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं तो इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड भी बोल देते हैं। सो क्या होता है कि टाइप 3 जो रिएक्शन है रिजल्ट फ्रॉम डिपॉजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वो टिश्यू में डिपॉजिट रहेगा, उसे फैगोसाइटोसिस नहीं किया जा रहा है। सो क्या होगा कि फॉलोड बाय एक्टिवेशन, अभी जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो बना रहता है टिश्यू के पास वो एक्टिवेट कर देता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और फिर इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से सेल इंजरी होगी। देखिए क्या होता है,
अगर मैकेनिज्म या फिर पैथोजेनिसिटी हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी मतलब है एंटीजन वो आया जिसके वजह से बी लिम्फोसाइट जो सर्कुलेशन में एक्टिवेटेड हो गया, प्लाज्मा सेल बनाएगा जैसे टाइप 2 में बन रहा था, यहाँ भी बन जाएगा। एंटीबॉडी फॉर्म होगा, यहाँ पे भी IgE और IgG और IgM ही बने जैसे टाइप 2 में बन रहा था। तो IgG और IgM बन गया, एंटीबॉडी फॉर्म हुए। अब ये जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स है फॉर्म एंड इंटरेक्शन सॉल्युबल एंटीबॉडी एंड एंटीजन, मतलब यहाँ पे सॉल्युबल रहता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस गेट डिपॉजिट इनटू टिश्यू में डिपॉजिट हो गया, और हम लोग देखे थे ना कि वे फॉलो करेगा कॉम्प्लीमेंट को। सो FC जो कॉम्पोनेंट है एंटीबॉडी का, जो FC कॉम्पोनेंट होता है एंटीबॉडी का, वो जो है लिंक हो जाता है कॉम्प्लीमेंट से एंड एक्टिवेट कर देता है कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट हमेशा सबके बॉडी में एक्टिवेटेड रहता है, तो वो उसको एक्टिवेट किया जिसकी वजह से जो है वो C3A एंड C5A जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। और वहाँ पे तो C3 जो था वो ऑप्सिन कर रहा था, मतलब प्रोटीन चढ़ा के उसे टेस्टी बना रहा था, उसे इजीली फैगोसाइट से इंगल्फ करवा रहा था। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो मेम्ब्रेन अटैक करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन होता है। इसमें फैगोसाइट इतना बड़ा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रहता है कि उससे फैगोसाइट इंगल्फ नहीं कर पाते हैं। तो यही डिफरेंस है कि कॉम्प्लीमेंट इसमें मेम्ब्रेन अटैक करके इन्फ्लामेशन करवा रहे हैं, वहाँ पे ऑप्सोनिन कर रहे थे। और इसमें कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस C3 एंड C5 यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना। सो ये जो मेम्ब्रेन अटैक किया उसमें भी C3 और C5 का थोड़ा सा डिफरेंट काम है कि C3 जो है वो हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज करवा के, जिसके वजह से जो है वो एपिथेलियल को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, एडिमा की कंडीशन हो सकती है। वही जो C5A है कॉम्प्लीमेंट, वो रिलीज करता है प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएशन, जिसके वजह से जो है वो कीमोटैक्टिक एजेंट न्यूट्रोफिल के ये होता है, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज टिश्यू, जिसकी वजह से साइटोकाइंस रिलीज होगा। और साइटोकाइन जब भी रिलीज होगा तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन शो होगी एंड टिश्यू हमारा डिस्ट्रक्ट होगा। तो ये था हमारा टाइप 3, और ये उसकी प्रोसेस थी कि सॉल्युबल एंटीजन कोई भी आया तो सीधा जो हमारे सर्कुलेशन में बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये सीधा IgG और IgM बनाएंगे, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट बनेगा, बहुत बनेगा, टिश्यू में डिपॉजिट होगा। और ये जो है FC कॉम्प्लीमेंट से एक्टिवेट होकर ये C3 और C5 को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से ये जब आएंगे तो अपना अपना काम करेंगे, मेम्ब्रेन अटैक होगा और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाएगी। इसके एग्जांपल के लिए आप सार्प को याद रखना। ऐसे एक एग्जाम में लिखने के लिए सीरम सिकनेस को अगर आप देखना चाहते हो कैसा क्वेश्चन पूछा है, आप इसका जो स्पेसिफिक वीडियो पार्ट 3 आप देख लेना वहाँ पे। सो सीरम सिकनेस क्या है कि जो टिटनेस के लिए जो किसी को दे, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी इस कंडीशन में हो जाने की प्रोसेस है। सो एस से सार्प सिकनेस, सिक टेस्ट एंड SLE, एच से हेनॉच स्क्वालिन परप्यूरा, मतलब जितने भी आप याद रख सकते हो, बेसिकली एक को भी याद रखो, एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। ये सारे जो है वो जितने पढ़ोगे भी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो वहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे, ना ही आपको बुक में दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा देगी आखिर क्या प्रोसेस होगी जिसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन ऐसे में शो होता है। सब हम लोग देख लेते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसे डिले हाइपर सेंसिटिविटी या फिर सेल मेडिएटेड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें T सेल एक्टिवेट होता है। और डिले क्यों? क्योंकि ये 2-3 दिन लगा देता है। सो टाइप 4 जो है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज टिश्यू इंजरी बाय T सेल मेडिएटेड है। इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको हम लोग, ये बहुत स्लो है, प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स है, इस मतलब कि बहुत देर से आएगा पर बहुत लंबा रिस्पॉन्स शो करेगा। सो ये कौन सा है? डिले, इसीलिए इसे डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं कि देर से आता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस होता क्या है, क्या इस प्रोसेस में होगा। सो जब भी एंटीजन आया हमारे बॉडी में किसी भी तरह का, जैसे ट्यूबरकुलिन में मैं आपको बताऊंगी, या फिर जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मेहंदी का सबसे पहले एग्जांपल दी थी, वो इसी में आता है कि मैंने मेहंदी चढ़ाया और वो T सेल को कैसे ये करेगा। सो देखिए, जैसे मेहंदी मैंने चढ़ाया, मेहंदी में जो केमिकल था वो जो है वो एंटीजन हो गया, तो वो गया सीधा एंटीजन प्रेजेंटिंग जो लैंगर्स हांस है वो उसके लिए बन जाएगा, और वो जाके T सेल के पास प्रेजेंट करेगा। सो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो माइग्रेट करके लिम्फ नोड के पास जाएंगे, और वहाँ से T सेल को बोलेंगे कि भैया देखो आया है हमारे अंदर कोई एलर्जन। सो वो जो T सेल है वो वहाँ पे टाइप 1 जब मैं आपको बताई थी तो TH2 में कन्वर्ट हुआ था, देख रहे हो आप, T हेल्पर सेल TH2 में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइप 4 में जो है वो TH1 सेल में है। अब ये जो TH है, साइटोटॉक्सिक सेल जो होते हैं वो आएंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा, इंटरफेरॉन जो है गामा, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन, मतलब इतने सारे आएंगे, और जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रक्शन होगा और ग्रेनुलोमा
फॉर्मेशन होगा। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में क्या है कि वो अगर सही से नहीं मतलब पूरी तरह से मार पाता है तो वो ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन कर लेता है कि मतलब जो साइटोटॉक्सिक है वो सही से पूरी तरह से नहीं खा पाया अगर। तो थोड़ा सा फिगर बना देना। फिगर में क्या लिखोगे, एंटीजन आया और जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जाके टीएच को मतलब दिखाया, जैसे टीएच1 में डिफ्रेंशिएट होकर और इतने सारे जो है वो रिलीज किया, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन की कंडीशन शो हो रही है। अब हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें इतने सारे एग्जाम्पल है जो कि जॉन, गेप, टूलिप, पॉपकॉर्न से आप याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए ट्यूबरकुलिन रिएक्शन एंड जो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है वो आपको बता देती हूँ। ट्यूबरकुलिन में क्या होता है, ट्यूबरकुलिन का जो यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाएगा वो क्या करेगा, जिसके अंदर होता है टीबी का बैक्टीरिया, उसका एक बार इम्यून सेल काम किए रहता है, दूसरा बार अगर वो जाएगा तो वो मतलब 48 से 72 आवर में यहाँ पे एक मतलब फूला हुआ दिखाई देता है, रिएक्शन शो होती है, वो टाइप 4 है। नेक्स्ट आता है जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो मेहंदी वाली कंडीशन है कि क्या हुआ, किसी को अगर मेहंदी से एलर्जी है तो आपके अंदर क्या होता है, आपने मेहंदी चढ़ाया, जो केमिकल से सेल, जो स्किन का लैंगरहांस सेल है वो उसको ले गया टी सेल के बाद, टी सेल को बुला के लाया, चलो इसको मारो, उसके कंडीशन में जो साइटोकाइन से रिलीज हुए आपके अंदर इन्फ्लामेशन, ये सब की कंडीशन शो हो रही है, तो वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाली कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप 5, जो कि ये एडिशनल टाइप है। बेसिकली हर जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत मतलब ऐसे बुक में भी दिया है क्योंकि हमारा सिलेबस तो मॉडिफाई हुआ है, तो वहाँ पे है कि टाइप 5 को हम लोग स्टिमुलेटरी टाइप या फिर एंटी रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मॉडिफिकेशन है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये टाइप 2 का ही मॉडिफिकेशन है, ये है टाइप 2 जो हम लोग पढ़े हैं, याद होगा आपको, अभी हम लोग पढ़े हैं, भूल मत जाना। सो ये क्या है कि इसमें देखे थे ना कि कॉम्प्लीमेंट बनेगा या फिर नहीं भी बनेगा, तो टाइप 5 में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक जो है वो आके इसको किल करेगा, मारेगा। लेकिन अगर ये मतलब इसको रोक ना, मतलब ये ना करे और इसको और स्टिमुलेट कर दे तो वो चल जाएगा टाइप 5 में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखे थे कि जो मिस्थेनिया ग्रेविस है और ग्रेव डिजीज है ये टाइप 2 है, लेकिन क्योंकि अब मॉडिफाई हो गया है, मतलब सर्च आगे हुआ तो पता चला कि आगे की भी प्रोसेस टाइप 5 में हम लोग इसे रखेंगे। तो ध्यान रखना ये एग्जाम में आएगा क्योंकि ये न्यू चीज़ है। अगर कहीं भी मिस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्रेव डिजीज आया तो आप अगर टाइप 5 वहाँ पे है तो आप टाइप 2 में आंसर मत टिक कर देना। देखो क्या होता है, जो एंटीबॉडी इंटरेक्ट विद एंटीजन ऑन अ सेल सरफेस लीड टू सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएट, इंस्टिट्यूट, इनहिबिशन और किलिंग। यहाँ पे किल कर रहा था लेकिन इसे किल करने के बजाय और प्रोलिफरेशन करता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है इन्हांस करता है एक्टिविटी ऑफ अफेक्टेड सेल। इसका एग्जांपल देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। ध्यान रखना इसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट बनता है। सो एग्जांपल क्या है इसका, ग्रेव डिजीज है एंड मिस्थेनिया ग्रेविस है। ग्रेव डिजीज में क्या होगा कि थायराइड हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है एक्सेस क्वालिटी में। इस कंडीशन में कैसे होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो एंटीबॉडी इसके खिलाफ बन जाती है, जो कि कंबाइन, जैसे कि हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, इस पे जो रिसेप्टर है TSH ही आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इससे बाइंड रिसेप्टर से होता है, जिससे T3 T4 जो है रिलीज होते हैं। लेकिन ये TSH का ना आना और इसके खिलाफ एंटीबॉडी का बन जाना, और वो ऐसे बाउंड हुआ है जैसे कि मतलब TSH ही है जिससे कि T3 T4 ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि कंबाइन विथ TSH रिसेप्टर ऑन थायराइड सेल, और इसमें जो है सरफेस एंड प्रोड्यूस सेम इफेक्ट TSH रिजल्टिंग सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड, बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है क्योंकि TSH जैसा काम करता है। तो ये क्या हो गया, इसलिए इसे स्टिमुलेटरी टाइप बोलेंगे। लेकिन एक जो एंटी रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें क्या होगा कि मिस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होता है कि मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो ये रिसेप्टर से जो न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड होना चाहिए था वहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा। जब एंटीबॉडी बाइंड, जो कि हमारा बॉडी मतलब बनाया था, और वो बाइंड होकर फिर न्यूरोट्रांसमीटर को आने ही नहीं देगा, तो एंटी रिसेप्टर जो बाइंड होता था वो नहीं हुआ, इसीलिए एंटी रिसेप्टर। तो ध्यान रखिएगा मिस्थेनिया ग्रेविस और ग्रेव जो डिजीज है वो टाइप 5 स्टिमुलेट, इसको स्टिमुलेटरी भी बोलते हैं, और एंटी रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी। वैसे आप एक बार हाइपर सेंसिटिविटी वाला वीडियो देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, जो हाइपर सेंसिटिविटी 1 है उसमें जो है वो IgE बन के मास्ट सेल से जो भी मेडिएटर रिलीज की, जिसकी वजह से कंडीशन हुआ, जो भी स्टिंग बाइट या फिर कोई भी डस्ट का आना स्थमा जैसी कंडीशन टाइप 1 में था। टाइप 2 में देखें हम लोग कि ये जो है वो सीधा जो लिम्फोसाइट है
ये एंटीबॉडी जो है वो बना लिम्फोसाइट की वजह से। IgG और IgM कॉम्प्लीमेंट भी इसमें आए जिससे फैगोसाइटोसिस की कंडीशन हुई। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आता है सीरम सिकनेस वाला टाइप 3, आप एग्जाम्पल वहाँ पे लिख देना। इसमें भी वही सारी प्रोसेस होगी, IgM और IgG ही बनेगा उसी तरह प्रोसेस से, और इसमें कॉम्प्लीमेंट C3C5 होगा जिसके कारण वो बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स भी इससे बोला जा रहा है, और इससे बेसिकली फैगोसाइटोसिस नहीं हो रहा है, इन्फ्लामेशन कॉज कर दे रहा है। नेक्स्ट आता है टाइप 4 जो कि T सेल मेडिएटेड है। वो कैसे हुआ हम लोग देख लिए कि TS से जो है वो साइटोटॉक्सिक मारने की उसे कोशिश करता है T सेल, और देर से होता है इसलिए इसे डिले बोलते हैं। टाइप 5 में क्या है कि इसी का मॉडिफाइड वे में एक मिस्थेनिया ग्रेविस और एक ग्रेविस, दोनों को आप याद। हाइपर सेंसिटिविटी देखने के बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अच्छे से समझने के लिए जो बायोकेमिस्ट्री में वीडियो उससे आप अगर पढ़ते हो तो वो रिलेट भी कर पा लोगे और बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि चीज़ें तो एक ही हैं। सो वहाँ आप देख लेना। फिर भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछा था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पूछा और IgG के बारे में डिटेल में पूछा था। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन बैंक में मैं ब्लू एंड ब्लैक ही यूज की हूँ क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं वैलिड रहता है। तो जिनके यूनिवर्सिटी में वैलिड होगा, आप क्वेश्चन बैंक अगर परचेज करोगे भी तो अपने हिसाब से अगर पेन के लिए आप देख लेना, क्योंकि मैं पेन ब्लू ब्लैक ही इसलिए ली हूँ। हालांकि कुछ क्वेश्चन में आपको स्केच दिखेगा लेकिन स्केच नहीं यूज़ करना है। जैसा आप अपने यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देख लेना कि कैसा वहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग लिखना। बेसिकली क्वेश्चन बैंक से आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कंटेंट हमें क्या डालना है, कहाँ पे कैसे फिगर बनाना है, क्या करना है। सो देखिए वहाँ पे एंटीबॉडी पूछा है, वहाँ से ही हम लोग ले लिए हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि एंटीबॉडी क्या है। यहाँ से समझ लोगे आपकी एंटीबॉडी एक जो इससे इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये जो है वो वाई शेप का प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस करता है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में। डेफिनेशन अगर लिखने को रहे तो लिखना कि एंटीबॉडी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लार्ज प्रोटीन है कंस्टिट्यूट वाई ग्लोब्यूलिन जो कि प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे भी देखिए ये प्रोटीन होता है। दो डिफिनेशन एग्जाम जब भी यूनिवर्सिटी में आया तो दो डिफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे ही कंटेंट के लिए। वही बात है कि एंटीबॉडी जो है यूज किया जाता है इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई द न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फिर वायरस की कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस बनेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को बनाता है, उसको फिर यूज करता है किस लिए, उस एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करो और उसको न्यूट्रलाइज कर दो। क्लासिफिकेशन वहाँ पे आप लिखोगे कि पूछा हुआ था कि कितने क्लासेस, आप देखोगे PDF में वहाँ क्वेश्चन भी रहेगा उसका आंसर भी रहेगा। तो क्लासेस में सबसे पहले इस सारे को आपको लिखना होगा, इसका थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके फिर IgA को डिटेल में पूछा था तो डिटेल में लिख देना। सो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सबका ये इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, टाइप एंड प्रॉपर्टी। सो देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो 5 टाइप के IgG, IgA, IgM। गेम डे से मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में भी याद करवाई थी, गेम डे से आप याद कर लेना। IG सब में रहेगा और गेम डे से याद रह जाएगा। प्रॉपर्टी के लिए आप या फिर सबका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हो कि IgG जो है वो मोनोमर है, ये प्रॉपर्टी में भी आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में है। मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज़ आप पढ़े रहते हो लेकिन वहाँ पे क्या लिखना है कभी कभी समझ में नहीं आता और ऐसे में बहुत प्रेशर रहता है। लेकिन अब कोई चीज़ों को जब आप देख लेते हो कि लिखना कैसे, तो उससे आपका और भी कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है। सो ये है मोनोमर, ये है डाइमर, मतलब IgG जो है वो डाइमर है, इसमें 2 एंटीबॉडी इस तरह से रहते हैं। ये जो है वो पेंटामर है IgM, और IgD जो है वो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मोनोमर है, सिर्फ एक ही है। और ये IgG है जो वो भी मोनोमर है। तो पेंटामर IgM है और IgA है, ऐसा आप याद रखना। और बाकी जितने भी ये है मोनोमर। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डाल सकते हो लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टी पूछा नहीं था, तो कैसा मतलब IgG क्या है ये प्रॉपर्टी में आपको लिखना है। सो IgG क्या है, ये फैगोसाइट से बाइंड करता है। ये जो IgG है ए मेन ब्लड एंटीबॉडी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से मैं समझा सकती हूँ यहाँ से, पता है सिलेबस में ना बहुत सोच समझ के जो भी सिलेबस बनाते हैं बहुत सोच के बनाते हैं। पहले आपको हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा दिया जिसमें आप समझ पाए कि कैसे जो है वो IgM या फिर IgA, जैसे देखेंगे IgA मास्ट सेल से जुड़ता है और वही IgM ये जो है वो फैगोसाइटोसिस। देखो आप यहाँ पे जो IgM यहाँ पे बना था वो ये जाके यहाँ पे सेकेंड में IgM और IgG ही एक्टिवेशन हुआ था। तो इसके बाद फैगोसाइट्स आए थे ना, तो फैगोसाइट्स आके कहीं ना कहीं तो जुड़े होंगे। कहाँ जुड़ा था, ये IgG से ही जुड़ा था। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखना कि ये बाइंड करता है फैगोसाइट से। इसलिए हमारे सिलेबस में हर एक चीज़ें यूनिट 1 से हमें देखना चाहिए। पूरा सिलेबस से अगर आप देखोगे तो खुद ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ आखिर है क्या ये सब्जेक्ट और इसमें पढ़ना क्या था हमें और कैसे पढ़ना था, क्या प्रोसेस हो रही है।
और ये क्या बोल रहा है कि मेन ब्लड एंटीबॉडी है फॉर सेकेंडरी रिस्पांस के लिए, कि मतलब बहुत दिनों तक अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन रहा तो आईजीजी इंक्रीज रहता है, ये उसे मारने की कोशिश करता है। वही अगर थोड़े दिनों के लिए हो तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो जो है वो आईजीएम रहता है। सो ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, ऐसा इसका करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि अगर कोई भी बेबी को इन्फेक्शन हो जाए फिटल लाइफ में ही तो ये क्रॉस करके उसको मारने की कोशिश करेगा। एक है आईजीएम। आईजीएम जो है वो अर्ली मेन एंटीबॉडी है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन में यही रहता है, यही सबसे पहले इन्फेक्शन को मारने जाएगा। अगर बहुत दिनों से इन्फेक्शन है उससे कौन शो करता है, आईजीजी, क्योंकि ये बना हुआ रहता है। आईजीएम के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग करता है, इसलिए टाइप 2 और टाइप 3 में अगर आया तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईजीजी है, सॉरी आईजीएम है जो कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का काम करता है। डी तो ये स्टिमुलेट करता है आईजीएम को ताकि ये और ज़्यादा रिलीज होकर काम करे। नेक्स्ट अगर देखें आईजीई का प्रॉपर्टी, तो ये बाइंड करता है मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स के साथ, जिसके कारण एलर्जी एंड एंटी पैरासाइटिक, साथ ही साथ एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी भी करता है। चलो देखो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, आईजीई ही तो बना था और आईजीई का जो एफसी रीजन था वो मास्ट सेल से बाइंड हुआ था, तो ये क्या करता है, एलर्जी बाइंड मास्ट सेल, और यही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आईजीए जो है सिक्रेटेड इनटू म्यूकस, लाइवा एंड टीयर्स, ये मदर के कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, मदर मिल्क में, और ये लोकल म्यूकोजल इम्यूनिटी हमें इनट देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी की एंटीबॉडी जो है उसकी प्रॉपर्टी देख लिए। वैसे अगर आईजीडी आप अच्छे से सर्च करोगे तो इसका भी फंक्शन उतना अच्छी तरह से पता भी नहीं है। हम लोग जब बायोकेमिस्ट्री वाला भी वीडियो देख लेना, वहाँ पे जो फंक्शन बताई हुई वो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो प्रॉपर्टी की तरह लिखना। हालांकि प्रॉपर्टी और फंक्शन एक जैसा नहीं है लेकिन रिलेटेबल है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। अब पूछा था आईजीजी डिटेल में, तो देखो डिटेल में कैसे बताना पड़ा था, उसी का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ा था। और स्ट्रक्चर अगर हम लोग इम्यूनोग्लोबिन का देखें तो इसी तरह से होता है, 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, इस तरह से इसका ये बनता है। ये आईजीजी का स्पेशली स्ट्रक्चर है, लेकिन सीधा आप इम्यूनोग्लोबिन का ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इधर एफ फैब जो कि बार बार मैं आपको बताई, ये एंटी बॉडी का फैब रीजन है और ये एफएसी रीजन है। तो होपफुली ये आपका ये भी कॉन्सेप्ट जो है अभी क्लियर हो गया होगा। इम्यूनोग्लोबिन बहुत आसान है, जिनको अभी भी डाउट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, नहीं तो जिनको पता है वो यहाँ से समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर के लिए इम्यूनोग्लोबिन का सीधा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, फिर किसका क्या प्रॉपर्टी है, कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, वो हम लोग देख लिए। वैक्सीन देख लेते हैं और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लेते हैं, फिर हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। बेसिकली यही है कि कैसे कहाँ पे स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताती रहती हूँ क्वेश्चन बैंक की तरह, आपको यही मिलेगा। आप परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक के लिए मैसेज करोगे, आपको मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी के रूप में। ऐसे उसमें उतना बड़ा देखे तो उसमें बेसिकली स्पेसिफिक चीज़ें इसमें वही मिलेगी, मेरी बहुत उसमें मेहनत है। कि जैसे होता क्या है कि उसे बनाने के लिए आप भी बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि हम लोग टाइम लेके जो बनाते हैं कि एक स्पेसिफिक कहाँ पे क्या लिखना, सोच समझ कर ये चीज़ें डालने से अच्छा मार्क्स मिलेंगे, वो चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। सो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन बैंक में, नोट्स भी आपको मिल जाएगा अलग से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैक्सीन वाला पॉइंट, जितने भी टाइप्स, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग, कोल्ड चेन, इम्यूनाइजेशन फॉर वेरी डिजीज, हम लोग उसको। सो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है एक इम्यूनोलॉजिकल सबस्टांस है जो कि डिजाइन किया जाता है कॉन्फर मतलब प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज से बचाने के लिए। और एक कैसा इम्यूनिटी है, वहाँ ही मैं आपको बताई थी, ये जो है वो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ध्यान रखना, वहाँ भी मैं आपको बता दी थी, एमसीक्यू में पूछता है। डेफिनेशन क्या है, तो वैक्सीन जो है वो कंटेन करता है सर्टेन एजेंट, ना कि सिर्फ उसके मतलब कि इस क्या क्या करता है और क्या क्या रखता है। तो ये रखता है सबसे पहले तो डिजीज काउजिंग जो एजेंट है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखेगा, और साथ ही साथ ये जाने के बाद हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। सो वही बोल रहा है कि वैक्सीन जो है कंटेन सर्टेन एजेंट नॉट ओनली रिजेबल डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ ये बल्कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करेगा। क्या एम होता है वैक्सीन का, तो सिंपल सी बात है, डिजीज को प्रिवेंट करना। कितने टाइप के वैक्सीन होते हैं, तो लाइव एटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेट, टॉक्सिक, सेलुलर, डीएनए, रिकॉम्बिनेंट और कॉम्बिनेंट, एक एक करके हम लोग देखते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है प्रिपेयर किया जाता है, लाइव जनरली एटेन्यूएटेड मतलब लाइव, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए जाएंगे, उनकी कैपेसिटी को
कम किया जाएगा। मोर सबसे ज़्यादा यही वैक्सीन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जांपल के लिए ये ट्यूबरक्लिन, ओरल ओपीवी, मीजल्स, रोटावायरस, येलो वेरिसेला, हर्पिस जोस्टर, आप हमेशा नॉर्सेट सब में ये क्वेश्चन आता है, आप देख लेना। याद करने के लिए आप अपना ट्रिक बना सकते हो। ऐसे में तुम और मैं, रोए भी हैं, मतलब फ्रेंडशिप में ऐसा होता है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। TOM सबका आप देख लेना और अपने हिसाब से याद कर लेना। कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि ये मतलब कैपेसिटी कम की जाती है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे क्योंकि फेटस को प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड आता है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है उनको किल कर दिया जाएगा हीट या फिर केमिकल के द्वारा। ये जो है ऐसे हो जाते हैं कि डिजीज कॉज नहीं कर सकते, किल्ड एंटीजन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? इनएक्टिवेटेड OPV जो है वो हमारा लाइव वैक्सीन है, IPV जो है वो इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन, आप ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी, JE, रेबीज मतलब जापानी एन्सेफेलाइटिस, आगे भी मैं बताऊंगी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। रेबीज, कोलेरा, टाइफाइड, ये जो है वो किल वैक्सीन है। याद रखने के लिए मतलब कि आपने किसी को बताया, मतलब आप थे, आपका एक दोस्त था कि तुम और मैं रोए भी थे, तो मतलब 4 वहाँ पे फ्रेंड से बैठा हुआ था, मतलब आप दोनों को रोते एक तीसरा भी देखा था जो कि चौथे को बता रहा है कि ये हाँ जी रोए थी, मतलब कि हाँ ये रोया था, मतलब आपको गवाही दे रहा है। सो उससे आप याद रख लोगे। ये का देख लेना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, और हाँ से हेपेटाइटिस बी, जी से जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोए से रेबीज, और यहाँ पे रोएस तो वाई से यहाँ पे बस आप हटा लेना कोलेरा। नहीं तो आपको अच्छा ट्रिक मिले तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मेरे भी जो भी व्यूअर हैं वो कमेंट्स जाके देख लें। कोलेरा यहाँ पे ध्यान दे देना, और THE से टाइफॉइड। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कहा है कि अगर एक बार दोगे, जैसे इसका बूस्टर लगाना पड़ता है, इसका बूस्टर नहीं लगाना पड़ता, मतलब 1 से 2 देना पड़ेगा। तो अगर एक बार जो आप दिए उससे अगर कोई भी रिएक्शन देखने को मिला तो फिर इसे नहीं देना है। स्पेसिफिक वीडियो भी इसका डाला हुआ है, उसमें भी बताई थी कि बस 3 ही है, लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड इंपॉर्टेंट। ये अब बेसिकली ये जो आए हैं हमारे देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन। तो टॉक्सिन वैक्सीन में क्या होगा कि टॉक्सिन का यूज किया जाएगा, लेकिन उस टॉक्सिक को हमारे बॉडी में हार्म ना करे, डिटॉक्सिफाई कर लिया जाता है। तो टॉक्सिक वो अपने एंटीजेनिस मतलब कि टॉक्सिसिटी तो वो खो देता है टॉक्सिन, लेकिन एंटीजेनिसिटी बचा रहता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जनरेट हो सके। इसका एक कैसा, इसका जो वैक्सीन है डिप्थीरिया टिटनेस का जो वैक्सीन होता है वो टॉक्साइड वैक्सीन है। सेलुलर फ्रैक्शन या फिर सब यूनिट जो कि IPV आगे भी मैं आपको बताऊंगी। सो इसमें कुछ ही पार्ट का यूज किया जाता है, जब आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जाओगे तो वहाँ भी देखने को मिलेगा। सो इसमें क्या है कि स्मॉल फ्रैगमेंट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाएगा। इसमें जो है वो एग्जाम्पल आते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, HIV जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, उसके लिए, और हेपेटाइटिस B के लिए। मेन यहाँ से आप देखोगे ना कि मेन यहाँ है और बाकी चीज़ें आपको मिलती जुलती आएगी, क्योंकि जो वैक्सीन खोजा भी गया था अब उसको और अच्छे से कैसे खोजा जाए वो अब काम चल रहा है, बेसिकली जो भी रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग। फिफ्थ था हमारा DNA वैक्सीन। DNA वैक्सीन जो है एक मॉडर्न वैक्सीन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये अच्छा रहा। इसमें क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया स्पेसिफिक से DNA लेंगे और वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डालकर और उसी को इंसर्ट किया जाता है किसी ह्यूमन में, स्किन एंड मसल टिश्यू में। इस जैसे इसका एग्जांपल अभी मलेरिया जो DNA वैक्सीन है इसी के जो प्रोसेस है उस पर काम कर रहा है, जो कि सक्सेसफुल ह्यूमन में दिख रहा है, लेकिन इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा भी सक्सेसफुल अभी तक नहीं रहा है। एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जो कि DNA वैक्सीन के जैसा ही होता है, लेकिन ये एटीन्यूएटेड एंड लाइव वायरस बैक्टीरिया को यूज किया जाएगा। यहाँ पे प्लाज्मिड का यूज किया जा रहा था, लेकिन DNA भेजा जाएगा, लेकिन लाइव एंड जो वायरस है या फिर उसकी क्षमता को मतलब कम करके बैक्टीरिया को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा DNA के लिए। तो एग्जांपल है हेपेटाइटिस B और कोलेरा का ऐसा वैक्सीन के साथ हुआ है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन वैक्सीन, जो सबको पता है, जो भी मतलब एक साथ जो है वो बहुत सारे वैक्सीन को देना, जिसका एग्जाम्पल डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, DT, MMR ये सब जो है वो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, मतलब एक साथ पेंटावेलेंट, मतलब एक साथ बहुत सारे वैक्सीन। अब आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो क्लासिफिकेशन के लिए देख लेते हैं कि अनदर वे में हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे वैक्सीन को। तो मतलब कैसे, बहुत जो पहले खोजा जा रहा था उसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलेंगे। ये क्या है कि द वैक्सीन प्रोड्यूस कन्वेंशनल मेथड, बहुत पहले, बहुत मतलब उतना भी डेवलप नहीं था हमारा साइंस। सो इसका एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स, पहली बार इसी का खोजा गया था, एंड पोलियो का। ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन जिसमें कि अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया है वैक्सीन को प्रिपेयर करने में, जैसे कि हेपेटाइटिस B हो गया, हर्पिस वायरस हो गया, तो ये सेकंड जनरेशन के वैक्सीन है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है वो नाउ डेज जो अभी हो रहे हैं और ट्रायल बेसिस पे जो चल रहे हैं, लाइक मलेरिया के मतलब
यूज देखा जा रहा है, लेप्रोसी, डेंटल कैरी हर्पिस, हेपेटाइटिस सी एंड एड्स का तो अभी तक खोजा भी नहीं है लेकिन चल रहा है ट्रायल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्लासिफिकेशन के मतलब कब खोजा जा रहा है, कैसे, उसी के बेसिस पे क्लासीफाई। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक था स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन। तो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा गाइडलाइन हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले तो है डिटेल रिटर्न प्रोटोकॉल होना चाहिए हर एक हॉस्पिटल का या फिर जहाँ पे भी वैक्सीन है, ताकि उसे सब कोई फॉलो करे। सबका अपना अपना होता है। एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, बेसिकली एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा लेकिन फॉलो सबको ही करेंगे, मतलब वही बेसिकली करवाएगा, तभी वैक्सीन जो है वो स्टोरेज एंड मेंटेनेंस सही से हो सकता है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग वैक्सीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग, मतलब जो इसमें काम करते हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए कि कैसे वो अच्छे से सेफली हैंडल स्टोरेज। क्यों स्टोरेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे ना इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर वो टेम्परेचर नहीं मिला ना तो ये अपना काम इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। और वैक्सीन बनाने में सरकार का बहुत खर्चा लगता है, और अगर वो वेस्ट चला गया, मतलब सही से वो लोगों को वैक्सीन इम्यूनाइजेशन नहीं किया गया, तो फिर क्या ही फ़ायदा इतना पैसा लगाने का भी। तो वैक्सीन को स्टोरेज एंड हैंडलिंग अच्छे से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लोगे आप, तो सबसे पहले वैक्सीन शिपमेंट जब होता है यहाँ से वहाँ जब जाती है तो देखना है कि कब वो अराइवल कहाँ है, ये सब। और साथ ही साथ अगर जिस टाइम पे आपको मिला उसी टाइम पे देखना है कि किस तरह का डैमेज तो नहीं है। इसके साथ आप लॉग बुक मेंटेन होगा जिसमें कि सभी वैक्सीन का एक में मतलब रजिस्टर में लिखा रहेगा, डाटा जो भी रिसीव किए, कितना वैक्सीन था वो सब रहेगा, एक्सपायरेशन डेट रहेगा ईच वैक्सीन का कि कब एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और जब एक्सपायरेशन डेट लिखा रहता है तो वो लॉग बुक को देख कर पता चलता है कि ये वैक्सीन अब हो सक मतलब ये एक्सपायर कर जाएगा तो हमें इसे यूज करना होगा। नेक्स्ट आता है वैक्सीन स्टोरेज रिक्वायरमेंट के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंटेन करना होगा। तो कैसा रहता है टेम्परेचर का इफेक्ट वैक्सीन पे, तो ये जो है वो सबसे पहला जो है लाइव वैक्सीन जो होता है वो फ्रीजिंग को टॉलरेट करता है, जो भी OPV ये सब देखे थे। इससे अगर आपने इसे फ्रीजर में रखा जाता है, बेसिकली माइनस टेम्परेचर में रखा जाएगा इसे, तो ये जो है वो अगर आपने निकाला फ्रिज से तो बहुत जल्दी डिटेरिएट हो जाएगा। वही जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था वो डैमेज होता है अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर में अगर इसे रख देते हो तो। टॉलरेट करेगा शॉर्ट टाइम आउट रेफ्रिजरेटर, मतलब कि हालांकि ये रेफ्रिजरेटर से अगर निकला तो बहुत जल्दी डिटोरिएट कर जाएगा, लेकिन ये फ्रीजिंग में नहीं रहता है, बेसिकली कूल बस चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो कि अगर निकालोगे तो थोड़ा देर तक ये बर्दाश्त कर लेता है। बेसिकली ऐसा याद रखना कि नीचे जो है वो लाइव वैक्सीन, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर मिलती है, और ऊपर की ओर जो है वो रखा जाता है जो किल्ड वैक्सीन, जो कि हीट से मतलब रेसिस्टेंट है। वो कुछ एरर आ सकते हैं, कैसे एरर आएगा स्टोरेज एंड हैंडलिंग में, अगर आपने फ्रीजर में रखा और उसे ओवरनाइट खुला छोड़ दिया तो फिर टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं होगा तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगा। अगर आपने रॉन्ग पार्ट में नीचे रखना चाहिए था फ्रीजर वाला, अगर ऊपर रख दिया उसको तो वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इमरजेंसी नेचुरल डिजास्टर में सारी चीज़ों को अलग रखना है, नहीं तो फिर कौन सा कहाँ चल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, तो वो अगर आपने प्लान करके नहीं रखा है तो फिर एरर हो सकती है। कोल्ड चैन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में एग्जाम में भी आता है। कोल्ड चैन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है कि ये जहाँ पे बना वहाँ से एक बच्चा को वैक्सीनेशन होते टाइम तक टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रोसेस ही कोल्ड चैन कहलाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वैक्सीन को अच्छा टेम्परेचर चाहिए। सो इंट्रोडक्शन क्या है कि कोल्ड चैन जो एक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट द स्टोरेज वैक्सीन रिकमेंडेड टेम्परेचर, जो कि लाइव वैक्सीन है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए, माइनस में हो जाएगा, और वही जो किल्ड है उसको 2 से 8 डिग्री मेंटेन करना, थोड़ा सा हीट वो सह लेगा, तो वो उस टेम्परेचर पे जहाँ से वो बना है वहाँ तक पहुँचाने की प्रोसेस ही कोल्ड चैन है। अगर डेफिनेशन देखें तो कोल्ड चैन जो है एक्सप्लेन हाउ अ वैक्सीन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग साइट टू यूजेज, मतलब कि बनने से जहाँ तक यूज होगा उस टाइम तक मेंटेन करवाना, टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी को एक्सप्लेन करने की प्रोसेस जो है वो कोल्ड चैन कहलाता है। मैन्युफैक्चर जैसे विदेश में बना वो एयर से ट्रांसपोर्ट होकर मतलब फ्लाइट से आएगा, तो जो किल्ड है उसके लिए 2 से 8 डिग्री मेंटेन करना है, और फ्रीजिंग वाला जो है वो -50 से 25 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन करके आना चाहिए। इसके बाद जो भी सेंट्रल है वहाँ पे प्राइमरी स्टोर होगा। सेंट्रल से फिर अगर किसी स्टेट में भेजना है तो रेफ्रिजरेटर वैन होगा, जो कि ये टेम्परेचर को दोनों को मेंटेन करते लाएगा। ये स्टेट में स्टोर हुआ तो फिर अब आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजना होगा, क्योंकि यहाँ तक आपको पहुँचाना है, तो उसके लिए भी इंसुलेटेड वैन रहेगा। यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट में तो स्टोर ये टेम्परेचर 2 से 8 और जो लाइव है उसके लिए 15 से 25 मिल जाता है, लेकिन जो PSC पे जाता है, क्योंकि अब तुरंत इस वैक्सीन को लगना रहता है तभी PSC पे जाएगा, तो वो बेसिकली बस 2 से 8 डिग्री ही मेंटेन करता है, जो कि वैन से ये जाएगा, इंसुलेटेड वैन होता है, ये PSC पे जाएगा और इतना ही मेंटेन करके रखेगा। फिर वैक्सीन कैरियर जो आशा दीदी लिए रहती है वो, और सब सेंटर पर जाके फिर जो भी जैसे आंगनबाड़ी पे किसी यहाँ पड़ता है, कहीं सब सेंटर होता है, तो वो मदर एंड बेबी को इम्यूनाइजेशन कर दिया जाएगा। जो भी TT का वैक्सीन लगता है, जो भी बच्चों को BCG लगता है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यही है कोल्ड चैन।
सो प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले मैन्युफैक्चर हुआ, फिर वैन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेंटर से सब सेंटर जो भी स्टेट में जा रहा है वहाँ तक जो जाने की प्रोसेस, वैक्सीन का डिपॉट हुआ जो भी स्टोर हो रहा है, और फिर ऑफिस में प्रोवाइड कर दिया गया जो भी सब सेंटर है, वहाँ से फिर क्लाइंट को लग गया। कोल्ड चैन का इक्विपमेंट होता है वाल कैन फ्रीजर, ये मैं जब सेपरेट वीडियो बनाई हूँ वहाँ पे बता दी हूँ कैसा होता है। वाल कैन कूलर, यहाँ पे बस ध्यान रख लेना और एग्जाम में आपको लिखना होगा। डीप फ्रीजर, ILR बास्केट, सोलर रेफ्रिजरेटर, नॉन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, और कोल्ड बॉक्स मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल जो रेफ्रिजरेटर होता है बस उसमें आइस रहता है। कोल्ड बॉक्स या फिर वैक्सीन कैरियर जो ऐसा दीदी लेके चलती है वो है हमारा कोल्ड चैन इक्विपमेंट। इससे मतलब टेम्परेचर मेंटेन होगा, क्योंकि देखें ना कि कोल्ड चैन एक सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, तो इसमें ये सब यूज होते हैं। वेरियस डिजीज के लिए जो इम्यूनाइजेशन था उसमें क्या आपको लिखना है, अगर एग्जाम में आ गया तो हालांकि ये नहीं पूछता, तो जो आपने वैक्सीन के बारे में पढ़ा, जिसका नाम पढ़ा, उसको बस इस तरह के चार्ट बना के लिख देना आप। लाइव एकदम से जो वैक्सीन होते हैं वो होता है स्मॉल पॉक्स का, वेरिसेला वैक्सीन का, और लाइव वैक्सीन एटूनेटेड जो जिसकी क्षमता को थोड़ा कम किया जाता है, उसमें BCG, टाइफाइड, प्लेग, ऐसे आपको एज इट इज याद करना होगा। किल्ड वैक्सीन में टाइफाइड, क्लोरा, पर्टोसिस, प्लेग, रेबिस, साल, पोलियो, IM, इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक किल्ड में आते हैं। टॉक्साइड में डिप्थीरिया, टिटनेस, वहाँ भी देखे थे हम लोग। सेलर फ्रैक्शन में मेनिंजोकोकल जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, और साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी जो पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन है। एक आता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये हम लोग पहले भी पढ़े, उसी को बस लिख दो कि कैसे इम्यूनाइज किया जा रहा है, वो वैक्सीन के बारे में ही इसमें लिखना होगा आपको। ये बेसिकली पेबी का बुक आप देखोगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। सो फाइनली हमारा ये टॉपिक खत्म होता है वैक्सीन वाला। लास्ट हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बचता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए अलग वीडियो डाली हूँ, यहाँ भी मैं बता देती हूँ। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपका, इससे आपका बहुत लंबा पंगा चलने वाला है, मतलब ये बहुत बार आपको मिलेगा। सो आप कोशिश करना कि हालांकि नोट्स परचेज करो या फिर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन बैंक है वो खरीदो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जनरल रिकमेंडेशन मैं दूंगी कि आप इसको एक बार जो मैं चार्ट फॉर्म में आपको दूंगी वो आप बना के रख लेना और अपने दीवार पे चिपका देना। आप बड़ा चार्ट बनाना और सुंदर से बनाना ताकि आपको देखने में अच्छा रहे और आप याद कर सको। मेरा तो राइटिंग खैर ऐसा ही है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट आपको विजिबल हो सके। सो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है क्या, तो एवरी कंट्री में जो है वो एक शेड्यूल डिराइव है ताकि चिल्ड्रन को जो है वो वैक्सीन मतलब इम्यूनाइज किया जा सके। किसके लिए? अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब कि BCG का वैक्सीन लगता है ताकि कोई भी ट्यूबर का जो है इस बच्चे को जब ये बड़ा हो या फिर कभी भी इसको वो कंडीशन ना हो। गोल क्या होता है इम्यूनाइजेशन का, तो कोई भी डिजीज को इरेडिकेट करना, जैसे कि स्टेट वेयर डिजीज जो है कॉजल एजेंट है बीन रिमूव्ड, जो कॉजेटिव एजेंट है कॉजल एजेंट है उसको हटाना इम्यूनाइजेशन के थ्रू। साथ ही साथ एलिमिनेशन में क्या होगा कि रिडक्शन इन इंडिजिनस सस्टेन ट्रांसमिशन इन्फेक्शन जियोग्राफिकल, कि मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे कि पोलियो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा था, इंडोजिनस हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा था, ये सस्टेन मतलब ट्रांसमिट हो रहा था, ये बहुत लोगों को अफेक्ट कर रहा था। तो ये ऐसा करना कि ये पूरी तरह से, अब पोलियो का वैक्सीन आया तो वो एलिमिनेट हो गया, पोलियो तो हमारे इंडिया से एलिमिनेट हो गया, इंडिया डिक्लेयर भी कर दिया। तो इम्यूनाइजेशन का गोल था एलिमिनेशन, साथ ही साथ कंट्रोल, कि अगर आउटब्रेक जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक हो रहा था कम्युनिकेबल जैसे सब सारी जगह, जिससे वजह से सारी चीज़ें बंद हुई थी, तो उसको आउटब्रेक को रोकना। जैसे ही वैक्सीन आया फिर जो भी लॉकडाउन लगा था ऐसा हटा, तो ये कैसे हो पाई? इम्यूनाइजेशन के थ्रू ही कोविशील्ड को वैक्सीन लगा था। तो ये सारा गोल है इम्यूनाइजेशन का। देखो इतने सबसे पहले प्रेगनेंसी में लगती है TT1 TT2 और फिर ये 3 साल के अंदर मतलब ये TT बूस्टर लग जाना चाहिए सेकेंड टाइम वो प्रेग्नेंट होती है कोई भी वोमेन। तो ये डोज क्या है, रूट क्या है, साइट क्या है, एज इट इज ही आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक देती हूँ, ऐसे आप देख लो इन्फेंट में कौन सा लगेगा BCG जो कि बर्थ टाइम पे लग सकता है, या अगर नहीं उस टाइम पे लगा तो 1 ईयर तक आप लगा सकते हो। ये आप एज इट इज याद कर लो। दोनों मैं दे देती हूँ ताकि अगर कोई लोग नहीं देखे हैं तो वो अच्छे से अपना ये बना लीजिए। इसको याद कैसे रखना है आपको, याद रखने के लिए आप ये ऐसा आप बनाना, मतलब वो चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब होता क्या है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है बर्थ के टाइम पे ये 3 वैक्सीन लगता है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। कहाँ मतलब इसे कैसे याद रखोगे? बच्चा जब भी जन्म लेता है हम लोग बाँह में ही लेते हैं, गोद में जो उठाते हैं, तो बाँह से याद रख लेना। ये बेसिकली O की जगह ये आपको रखना होगा BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। साइट भी याद करवाऊंगी। फिर 6 वीक पे, क्योंकि देखो इन्फेंट जैसे ही जन्म लिया है वो एट बर्थ ये 3 पढ़ा, फिर 6 वीक पे पढ़ा है। OPV 1 2 3 जो है 6 10 एंड जो बेसिकली 3 जो है वो जाएगा यहाँ पे आप देख लेना 14 वीक पे। सो ऐसे ही लिखना है, मतलब ये यहाँ पे क्या है कि अगर उस टाइम पे लगा तो ठीक है अपने टाइम पे, नहीं तो आप 5 ईयर तक इसे दे सकते हो।
5 ईयर तक आप दोगे। नॉर्मली जो वासा दीदी वैक्सीन कैरियर लेके आती थी पोलियो पिलाने के लिए 5 साल के बच्चों तक को एक बूंद 2 बूंद ऐसा जो भी था कॉन्सेप्ट, सो वो वाला। सो देखो एक बच्चा जन्म लिया तब जो कि BCG OPV और हेपेटाइटिस हम लोग दिए, एक 6 वीक पे अब स्टार्ट होगा कि मतलब बच्चा जन्म लिया ना तो कैसे आशा दीदी बुलाती हैं या फिर कैसे ANM या फिर जो आप भी एक नर्स बनोगे, तो ये आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा को बर्थ के टाइम पे पड़ेगा, फिर 1.5 मंथ 6 वीक पे पड़ेगा, जिस पे क्या दिया जाएगा, पेंटावेलेंट OPV RPV और फ्रैक्शनल जो IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस और न्यूमोकोकल ऐसा दिया जाएगा। देखो याद कैसे करना है ताकि हमारा ये जल्दी खत्म हो। ट्रिक से आप याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पाला जितना जल्दी छुड़ाओगे, जैसे कि हमारे लिए 11th क्लास में जो वो हाइड्रोजन एक था अभी तक पीछा नहीं छोड़ता है, जितना जल्दी जो याद किया था वो उसके लिए उतना आसान हो गया था, उसी तरह से इसको आप जितना जल्दी याद कर लो उतना आसान रहेगा। याद कर लेना कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उसको हम लोग वहाँ पे रखते हैं, तो मतलब BCG OPV और हेपेटाइटिस भी दिया गया। अब जैसे ही बच्चा वो जो है वो 1.5 मंथ का हुआ, 6 वीक का हुआ, उसकी मम्मा सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने के लिए, आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दो, उसी टाइम से प्यार से बोलने लगी कि परो, फिर बोलती है परो, जो कि 6 मंथ में इतने सारे ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। जैसे ही बच्चा 10 वीक 2.5 मंथ का होता है तब अब वैक्सीन पड़ता है, यहाँ पे 3 सिर्फ पड़ता है, पेंटावेलेंट 2 डोज, OPV 2 और रोटा वायरस 2। तो यहाँ पे फिर से मम्मा बोली जब 2.5 मंथ का बच्चा हुआ उसको याद दिलवाने के लिए परो, क्या ही बच्चा पढ़ेगा, लेकिन मम्मा तो बोल रही है ताकि बच्चा मेरा पढ़ाकू बने। 14 वीक 3.5 मंथ पे अब पड़ेगा 5, इस टाइम पे 5 वैक्सीन पड़ता है, पेंटा जो है वो 3, OPV 3, रोटा वायरस 3 और ये फ्रैक्शनल IPV 2 डोज, पहले 6 पे पड़ा था, अभी ये 2 डोज न्यूमोकोकल का IPV का पड़ेगा। तो इसको कैसे याद रखोगे कि यहाँ मम्मी बोली पढ़ो, फिर 1.5, किसी को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये टर्म जब आप यूज़ करते हो तो आपको याद हो जाती है कि पहले बर्थ पे, फिर 1.5 पे, फिर 2.5 पे, जिससे कि ये पड़ रहा है, फिर जो 3.5 जो मंथ है वहाँ पे 5 वैक्सीन पड़ेगा, यही वाले 3 डोज का। 9 मंथ जैसे हुआ ना, तो 9 मंथ में बच्चा कुछ कुछ आवाज़ निकालना शुरू करता है, तो उस टाइम पे क्या बोलता है बच्चा, माँ पा बा ऐसा बोलता है ना, तो आप याद रख लेना कि इस टाइम पे माँ पा और एक जी याद रख लेना, जी तो वो नहीं बोल पाता लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो मीजल्स जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज जो है वो 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा उसको 3 वैक्सीन पड़ेगा, जिसमें पा माँ और जी से आप याद रख लेना। PCV न्यूमोकोकल का बूस्टर यहाँ ही पड़ गया था, एक 1.5 पे, एक 3.5 पे, तो यहाँ पे आप पड़ेगा 9 मंथ कंप्लीट होने पे न्यूमोकोकल का बूस्टर वाला डोज। यहाँ पे मम्मा रुक जाती है, जैसे ही 6 मंथ होता है से 9 मंथ के लेकर ये आप न्यूट्रिशन में भी पढ़े, इसलिए मैं ट्रिक नहीं दी हूँ आपको कि विटामिन A का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो 9 मंथ में पड़ता है और फिर उससे 6 मंथ पे 5 साल तक पड़ता है, जिसे 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक उसे पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको जोड़ के दिखाई थी, बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई थी जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े थे। अब जो वैक्सीन पड़ेगा वो 16 से 24 मंथ पे पड़ेगा, बच्चा को बुलाया जाएगा फिर से सब सेंटर पे और वहाँ पे जो पड़ेगा मम्मा को, अब बच्चा क्योंकि 2 साल का हो गया है, वो जो सब कॉन्शियस माइंड में डाली थी ना, अब बोल रही है तुम जा पढ़े, ओए पढ़े जा, तो जैसे OPV बूस्टर, DPT फर्स्ट बूस्टर और जापानी इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज इस टाइम पे पड़ता है। जैसे ही बच्चा 5 ईयर का होता है तो उसे DPT का सेकेंड बूस्टर दिया जाता है। इसे कैसे याद रखोगे कि जैसे ही मतलब वो पढ़े जा, बच्चा पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 5 साल में जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल में भेजा जाता है, कॉलेज तो हम लोगों के लिए, सो उनको मम्मा दूर दिखा दी कि जाओ तुम्हारा वहाँ है, तो वो गया और वो बोलता है कि मतलब किसको जाना है, तो उससे याद रख लेना कि तुमको, मम्मा बोली तुमको पढ़ने जाना है, हालांकि इस टाइम तो बच्चा पढ़ते रहता है, 10 ईयर से 16 ईयर में TT का लग जाएगा। रूट क्या है, रूट कैसे आप याद रखोगे, ये तो चलो आपने बच्चा को वहाँ पे लिया और ये पढ़ाई के मामले में पढ़ते पढ़ते ये फाइनली मम्मा भेज ही दी कि तुम पढ़े जाओ, उससे आप याद रख लोगे। रूट के लिए आप 4 लिख लेना। ओरल में जाएगा, ओरली बस 2 को देते हैं, पोलियो एंड रोटा वायरस को, जो कि 6-10 पे ये दिया जाता है, पहला 6 पे OPV का 1 और R का, और 10-14 पे ऐसा आप याद रखोगे। इंट्राडर्मल 2 दिया जाता है, BCG और FIV। देखो कैसे याद करना है आपको, इसको मैं बता देती हूँ। BCG जो है जब भी बच्चा जन्म लेता है आप याद करो, हम लोग लेफ्ट आर्म पे उसे लेते हैं, तो BCG कहाँ पड़ेगा, लेफ्ट आर्म, तो इसमें बस 2 ही दिया जा रहा है, तो आप एक को याद रख लोगे तो FIV आपको याद रह जाएगा कि राइट आर्म में देते हैं। और देखो यहाँ पे 0.1 ये आप याद रखना कितना डोज देते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग साइट सब देखते जा रहे हैं और रूट भी देखते जा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाएगा कुछ वैक्सीन, जिसमें मिजल्स एमआर मतलब रूमेला दोनों जोड़ को के दिया जा रहा है, तो 0.5 ml दिया जाता है राइट आर्म पे। कैसे याद रखोगे, इसमें 2 ही वैक्सीन पड़ता है सबक्यूटेनियस में, एक जापानीज इंसेफेलाइटिस और मिजल्स। कब दिया जाता है ये मैं यहाँ से आपको बता दूँ, तो आप देख लेना। सो मिजल्स जो है वो 0.5 ml दिया जाएगा राइट आर्म में, क्योंकि आर आ रहा है तो राइट आर्म ध्यान रख लोगे। और जब सबक्यूटेनियस में एमआर आप देखोगे कि राइट आर्म में है, तो एक लेफ्ट आर्म में पड़ेगा, जो कि जापानीज इंसेफेलाइटिस को आप याद रख लेना। आईएम क्या है, आईएम जो है वो 0.5 ml, जितने भी वैक्सीन जो कि आईएम दिए जाएंगे, हालांकि मैं यहाँ आपको कंप्लीट करवा दी, तो जितने भी है वो 0.5 ml ही दिए जाएंगे, ये आप ध्यान रख लेना। डोज को लेकर तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें जो पेंटा है वो लेफ्ट थाई में दिया जाता है, और हेपेटाइटिस बी वो भी लेफ्ट थाई में ही दिया जाएगा। देखो आप कैसे याद रखोगे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको हमने अपने बाँह पे रखा, जिससे हमें याद रहेगा कि 3 वैक्सीन होते हैं। उसको मैंने लेफ्ट साइड रखा, तो वीसीजी जो है वो लेफ्ट आर्म पे पड़ेंगे, और जो भी हेपेटाइटिस बी है वो लेफ्ट थाई एंटेरियर जो है वहाँ पे पड़ेगा। तो बच्चा को एक तो मतलब ओरली पिला दिया बर्थ के टाइम पे, अपने बाँह पे रखा, तो उसको एक बाँह में लेफ्ट साइड देना है और एक पैरों पे देना है। अब जो डीपीटी है, फर्स्ट बूस्टर जो यहाँ पे पड़ा था, डीपीटी को आप देख लेना। ये जो डीपीटी है जो कि 16 से 20 पे हुआ था, उसको पहला तो लेफ्ट थाई में देते हैं, इन तीनों को लेफ्ट थाई में ध्यान रखना, और जो सेकेंड डोज है उसे आर्म में देते हैं। बेसिकली यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका इसमें मैं दे दी हूँ, जब आप चार्ट बनाओगे आपको याद रह जाएगा। टीटी एक है जो जिसे हम लोग आर्म में देते हैं, न्यूमोकोकल को एक राइट थाई में देते हैं। तो ये दोनों आपको अलग रहा और ये रहा, जो कि ध्यान रख लेना। मतलब इससे आप इजीली ध्यान रख पाओगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप याद कर लेना। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो इसके लिए फीडबैक, मतलब डाउट हो तो आप वो लिख देना, फीडबैक भी ज़रूर देना। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत मेहनत लगता है। आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा आपके लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। जितने लोगों को समझ में आया, आप एक काम तो कर ही के जाना, लाइक तो ज़रूर कर देना, जिससे जितना लाइक रहेगा मैं समझूंगी कि जितना व्यू मतलब लोग देखे हैं उसमें से कितना लोगों को समझ में आया है। और एक आपसे सपोर्ट चाहिए। इतना करने के बावजूद भी, जैसे माइक्रोबायोलॉजी मेरा पूरा ख़त्म हो गया, जितना हो सके जैसे भी हो सके मैं आपको कंप्लीट अच्छे से करवाई हूँ। एक चीज़ों को लेकर मैं बहुत डिमोटिवेट होती हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, बट फिर भी डिमोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप भी जब किसी का वीडियो देखते हो ना, तो आप देखते हो कि किसका कितना सब्सक्राइबर है। मैं मेहनत तो कर सकती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब तो आप ही को करना है ना। और अगर सही में अगर हेल्पफुल नहीं लगता, बेस नर्सिंग से हो, अगर ये चीज़ें कंटेंट आपको समझ में आती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। नोट्स भी है, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मतलब डेडिकेटेड हूँ मैं आपके लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छा जाए। अगर किसी का बहुत जल्दी एग्जाम है तो विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि इस चैप्टर को ज़्यादातर लोग लास्ट टाइम में ही पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ना। पूरा टॉपिक कंप्लीटेड है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, पूरा टॉपिक जरूर देखना। जिनको नोट्स चाहिए मेरे पास मैसेज कर लेना, नंबर शो रहेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा आप PDF पे पहुँचोगे। बता देती हूँ नोट्स का प्रोसेस। आप PDF पे जाओगे, ऐड टू कार्ट करके मेरे पास भेजोगे, स्कैनर जाएगी, यहाँ से आप उस पर पे करने के बाद फिर आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो भी नोट्स चाहिए आपको मिल जाएगी। थैंक यू।